रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद बाजार में ऊपरी स्तरों से आई है तेज मुनाफा वसूली और दुनिया भर के बाजारों से हल्की कमजोरी के आते हुए संकेत। और आज की मुनाफा वसूली में आखिरी 1.5 घंटे का ट्रेड कैसा रहेगा और क्या करें आप कल की तैयारी, इस पर है खास फोकस। आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में। आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन थोड़ा नए रिकॉर्ड्स बनने के बाद नरमी की तरफ आ रहा है, बट समझना एलजी से कि क्या इस डिप में वापस एक्शन आएगा बाजार में या फिर थोड़ी और वीकनेस बढ़ सकती है, उस पर भी फोकस करेंगे। स्टॉक्स पर तो चर्चा करनी है। गुड आफ्टरनून सर। पहले गुड आफ्टरनून। इस समय की बड़ी बातें क्या है? बड़ी बात यही है दीप की रिकॉर्ड हाई फिर से बने हैं बाजार में और आज 22,124 ये वो लेवल है जो इतिहास में दर्ज हो चुका है नए आंकड़े के तौर पर। और साथ ही अगर आप निफ्टी बैंक की बात करें तो 48,300 का लेवल हाई हमने बनाया है और सेंसेक्स भी 43,427 तक पहुंचा है। 48,000 के आसपास आपको निफ्टी नजर आएगा। इनफैक्ट 48,100 के ऊपर टिका हुआ। आज बैंक निफ्टी में थोड़ी सी कमजोरी कम है। निफ्टी में भी कोई ऐसी खास कमजोरी है, 1/4% नीचे है और सेंसेक्स भी लगभग 150 पॉइंट नीचे। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती दिख रही है। इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग अगर थोड़ी सी ज्यादा है कहीं तो वो है रियल एस्टेट शेयरों में, IT और फार्मा। ये 3 सेक्टर ऐसे हैं जहां पर आज तेज मुनाफा वसूली होती दिख रही है। कुछ मुनाफा वसूली ज़्यादा होती दिख रही है आपकी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी, जो कि बढ़ने में भी आगे रहते हैं। तो थोड़ी कमजोरी के लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो थोड़े ये कमजोर ज़्यादा होते दिख रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई बहुत तेज़ गिरावट वाला माहौल हो। और ये गिरावट की वजह जो है, अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या हो, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से घटने की वजह हमने इम्पोर्ट की है। डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे है। यूरोप में तेज बिकवाली का माहौल है। सुबह से एशिया अगर आप देखें तो कमजोर ही ट्रेड करता हुआ दिखा है। एशिया में एक शंघाई देख लीजिए जो हल्के हरे निशान में बंद हुआ है। बाकी निक्केई 0.5% नीचे, हांगकांग 2.25% नीचे, ताइवान 1% नीचे, कोरिया 1.25% नीचे। अब आपको लगेगा हम कोई खास नीचे है नहीं, ये सब बताने की वजह है। और अगर आपको फिर भी लगता है ये तो बंद हो गए इसमें से ज़्यादातर तो आइए मैं आपको यूरोप घुमा लाऊं। 0.5% फुटसी नीचे आपको दिखेगा, कैक 0.5% नीचे और डेक्स 0.5% नीचे है और डाउ फ्यूचर्स 250 पॉइंट नीचे है। पिछली बार आपने कब डाउ फ्यूचर्स को 200 पॉइंट नीचे देखा था? हार्डली। काफी टाइम हो गया। 3 दिनों के लंबे वीकेंड के बाद आज जब यहाँ पर डाउ फ्यूचर्स में थोड़ी सी कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है, तो ये आपके लिए सिंपल सा एक बार प्रॉफिट बुकिंग वाला माहौल ग्लोबली बन रहा है, लोकली नहीं। और हम भी ग्लोबल मार्केट का हिस्सा हैं, तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमारे यहाँ भी इसी वजह से होती दिख रही है। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, ऊपर से हम हल्के भी हुए हैं। बाय द वे, चीन में बात चल रही है अनिल जी, $139 बिलियन के स्टिमुलस आने की, $13,900 करोड़ का स्टिमुलस चीन तैयार कर रहा है। ऐसी ब्लूमबर्ग के हवाले से अभी खबर आई है बात करते करते, तो वहां पर भी एक खबर तो यही आ रही है। दिन का एक डिप देता है बाजार, क्या ये वो डिप है अनिल जी? क्योंकि अब निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी आ रही है, उतनी नहीं बट थोड़ी रिकवरी निचले स्तर से आई है। और वैसे भी आपने कहा भी था पुट कॉल रेशियो थोड़ा एलिवेटेड था, सुबह हम बात कर रहे थे। हल्की शुरुआत हुई बट उसके बाद काफी ऊपर गए, नए रिकॉर्ड जगह। क्या वापस थोड़ा बाजार हल्के होने की कोशिश? देखिए, न इसको कोई कमजोरी मानिए, न कोई गिरावट मानिए, न कोई तेजी के ट्रेड में कोई बाधा मानिए। हर वक्त हर दिन हर घंटे हर मिनट हर पल मार्केट ऊपर रह नहीं सकता, रहना भी नहीं चाहिए। और स्पेशली जब ग्लोबल मार्केट्स में इतनी प्रॉफिट बुकिंग हो तो थोड़ा बहुत घटना क्या गलत है? घट के भी क्या घटा है? आज का पहला सपोर्ट लेवल था दीप 21,965, 20,965, 22,965 एग्जैक्टली वही तो। आज का लो देखिए आप, 21,970 है, 69। तो अच्छे सपोर्ट लेवल पे तो रुका ही, पहले सपोर्ट लेवल पे ही रुक गया, तो उसमें कोई खास ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। रहा सवाल बैंक निफ्टी का, आपका अभी भी 48,000 के ऊपर है। तो जहां से हमें मंदी गिननी है, मैंने आपको सुबह भी कहा था कि 48,000 के नीचे से ही कमजोरी गिननी है। और आज HDFC बैंक का रिजल्ट का दिन है, तो मेक और ब्रेक वहां से कहाँ कमजोर हुआ है? ऐसी कोई खास कमजोरी है? मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर लाइए, 0.5% भी नहीं घटे हैं, जो लाइफ हाई बना के इतना तेजी से भाग रहे हैं। तो अगर आप ये सोचेंगे हर मिनट अगर एक डिप आई और उसको मैं पकड़ लूँ या एक डिप आई उसको ऊपर ले लूँ, तो ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ट्रेंड इंटैक्ट है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, जिन शेयरों में जिस सेक्टर में थोड़ी सी अच्छी तेजी हो रही है, 1 या 2 दिन तो वो सेक्टर जोर से तेजी से जो बढ़ता है वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। वापस 2 दिन बाद इसका जब नंबर आए तब एंट्री कर लीजिए। मसलन IT, आपके 4 रिजल्ट आ गए, 4 रिजल्ट तोड़फोड़ आ गए, स्टॉक भाग गए, कल आपको ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हो गई। कल ठंडा था, आज ठंडा है, एक आध दिन और ठंडा रहेगा, 2 दिन बाद वापस से आपको लगेगा IT भाग गया। रेलवे कल मजबूत था, आज मजबूत है, शायद एक आध दिन और रहे, आज आप ऊपर में देखेंगे, फिर वापस ठंडा होगा, फिर प्रॉफिट बुकिंग। सो ये सेक्टोरल रोटेशन को ट्रेड करना है आपको, अगर आप ट्रेडर हैं तो। रहा सवाल इन्वेस्टर्स का, तो आपके लिए लाइफ में कुछ नहीं बदला है।
अगर अगर किसी इन्वेस्टर को ये लगता है कि ऊपर के लेवल से लाइफ हाई से निफ्टी अगर 100 पॉइंट नीचे आ जाए और मंदी आ गई तो वो इन्वेस्टर है ही नहीं। सही बात है। कैसे फिर आप इन्वेस्ट करेंगे? सो आई थिंक कुछ भी नहीं बदला है, कोई ऐसी खास चिंता की बात नहीं है। ट्रेडर्स के लिए भी मेरा मानना सिंपल है, 21,965 22,000 पहली रेंज है और उसके बाद 21,825 21,925 आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। अगर उस रेंज में आता है तो खरीदना ही है और शॉर्ट भी काटने हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बैंक निफ्टी पर सुबह की तरह ही सुबह तेजी हुई तो ही हम अति उत्साहित नहीं थे, अभी थोड़ा ढीला है तो भी हमें कोई खास डर नहीं। हम डिसाइड ही नहीं करना चाहते, हमारा फंडा बहुत क्लियर है। बैंक निफ्टी हम HDFC बैंक के बाद ही डिसाइड करेंगे। जो भी चीज़ सोच के बैठे हैं वो मजबूती से सोच के बैठे हैं, ठोक बजा कर सोच के बैठे हैं। ऐसा नहीं कि बार बार हर 2, 5, 15 पॉइंट के मुंह पे हम स्टेटमेंट और स्टैंड दोनों ही चेंज करें। सही बात है। ठीक है, आने दीजिए। फेडरल बैंक के वैसे नंबर्स आ चुके हैं, HDFC बैंक के नंबर्स का है इंतजार। जिंदल 100 के नंबर्स भी बात करते करते आ ही रहे हैं। मुनाफा 214 करोड़ से बढ़कर 534 करोड़ के आसपास आया। थिंक मुनाफा इनका डबल हो गया है। आय स्टेडी ग्रोथ दिखा रही है, 5,158 करोड़ से बढ़कर 5,656 करोड़ की आई है। तो आय में तो आपको ठीक ठाक ग्रोथ दिखी है, बट मुनाफा इनका बढ़कर आया है और काफी अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर आपको आती हुई दिखी है। जिंदल 100 की मैं बात कर रहा हूँ, 214 करोड़ से बढ़कर 532 करोड़ का इनका मुनाफा है। तो मुनाफा इनका डबल हो गया है। रेवेन्यू में ठीक ठाक ग्रोथ आई, देखते हैं अगर कुछ अदर इनकम या वन टाइम गेन का भी इम्पैक्ट है, बट डेफिनेटली अच्छे नंबर्स आ रहे हैं जिंदल 100 की तरफ से। दूसरे नंबर्स आई थिंक मैप माई इंडिया के भी नंबर्स अभी अभी शायद आ गए हैं, एक बार उसको भी हाईलाइट कर लेते हैं कि कैसे रहेंगे मैप माई इंडिया की परफॉर्मेंस, वहां पर भी फोकस एक बार कर लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबर्स। मुनाफा ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, 1 करोड़ बढ़कर आया है, 29.6 करोड़ से बढ़कर 30.7 करोड़ का। तो कुछ ज़्यादा खास मुनाफे में तो बढ़त आपने नहीं देखी है जहाँ तक मैप माई इंडिया का सवाल है। आय 68 करोड़ से बढ़कर 92 करोड़ की आई है। तो आय डेफिनेटली आपको अच्छी ग्रोथ दिखा रही है, मुनाफा आपका रिलेटिवली फ्लैट रहा है मैप माई इंडिया। तो ऑपोजिट है, जिंदल 100 में आय ठीक ठाक ग्रोथ दिखा रही है, मुनाफा डबल हो गया है। मैप माई इंडिया में आय बढ़िया ग्रोथ दिखा रही है, बट मुनाफे में कोई ज़्यादा आपने खास बढ़त नहीं देखी है। दोनों नंबर्स पर रखेंगे नजर। मैप माई इंडिया अब थोड़ा प्रेशर भी दिखा रहा है। आई थिंक मुनाफे के आंकड़े से बाजार थोड़ा डिसअपॉइंटेड भी होगा, स्पेशली जिस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। चलिए इन दोनों स्टॉक्स पर फोकस करेंगे। आइए तब तक बाकी नंबर्स और आज की खबरें, ट्रिगर्स सब कुछ जान लेते हैं कुशल और अरमान के साथ। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स बाजार के लिए? गुड आफ्टरनून दीपा। इंपॉर्टेंट इवेंट के लिहाज से ऑफकोर्स HDFC बैंक तो फोकस में अभी रहने ही वाला है जब तक इसके नंबर्स नहीं आते हैं, और F&O स्पेस से ICICI लोम्बार्ड और LTTS इसके भी नंबर्स आते हुए दिखेंगे। एक्सपेक्टेशंस पोस्ट मार्केट की है। गोवा कार्बन यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ राइट इशू के जरिए पूंजी जुटाने पर भी विचार किया जाएगा। और जहाँ तक कल का सवाल है, वहाँ निफ्टी से 2 दिग्गज कंपनियां एशियन पेंट्स और LTI माइंट्री ये अपने नंबर्स घोषित करेंगी। साथ ही F&O स्पेस से ICICI प्रूडेंशियल और OFSS के नतीजों पर भी रखिए नजर। सोम डिस्टिलरीज यहाँ पर नतीजों के साथ साथ कंपनी का नाम बदलना और साथ ही फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा। साथ ही गुडलक इंडिया और ई मुद्रा यहाँ पर QIP के इशू प्राइस पर विचार करते हुए दिखेंगे। इंडिया बुल्स हाउसिंग, नजारा टेक, DB रियल्टी और RPSG वेंचर्स फंड जुटाने पर भी विचार करेंगे। और साथ ही मैस फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर बोनस शेयर जारी करने पर और साथ ही पूंजी जुटाने पर भी बोर्ड बैठक होगी। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, इसका राइट्स इशू कल के दिन में खुलता हुआ नजर आएगा। साथ ही कोचिन शिपयार्ड, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी न्यू ड्राई डॉक और इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी इनॉग्रेट करते हुए दिखेंगे। साथ ही IOCL यहाँ पर भी PM जो है LPG इंपोर्ट टर्मिनल, इसको भी इनॉग्रेट करेंगे। आइनॉक्स इंडिया 50% IPO लॉक इन इसका खत्म हो जाएगा 30 दिनों वाला। और मेडी असिस्ट हेल्थ केयर का जो IPO 15 तारीख को खुला था, 17 को बंद हो जाएगा। रिकॉर्ड डेट है धामपुर शुगर के बाईबैक की। और साथ ही भारत बनाम अफगानिस्तान का तीसरा T20 भी कल खेले जाने वाला है। और ग्लोबल, हाँ सर, कहाँ पर? ये बैंगलोर में है। इंडिया में? हाँ। अच्छा, ओके। 2 का क्या हाल रहा? सर दोनों में इंडिया जीता है। पक्का ना? हाँ, अभी चेक किया। अच्छा, आने के पहले चेक किया। बाकी कोई क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है, बाकी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आने के पहले चेक करना पड़ा। तो ये काम करेंगे, क्रिकेट वाला टिकट किसी और को दे देंगे? क्रिकेट वाला? हाँ, टिकट किसी और को दे दें? हाँ, बेस्ट है। कौन है बेस्ट? कौन है? ये है ना अरमान? हाँ, वैसे टॉस कर दूंगा मैं डायरेक्ट। ठीक है, चलिए, ओके।
तो एक तो भारत बनाम अफगानिस्तान इसका तीसरा T20 का कल के दिन में खेला जाएगा। ग्लोबल इवेंट के लिहाज पर भी नजर रखिए, जीडीपी 2023 का और साथ ही चौथी तिमाही का चीन का आता हुआ दिखेगा। यूरोप के लिहाज से दिसंबर महीने का महंगाई आंकड़ा इंपॉर्टेंट होगा। यूके के पर्सपेक्टिव से दिसंबर का ही पीपीआई और सीपीआई आंकड़े भी आपको कल के दिन में आते हुए नजर आएंगे। और यूएस के रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा पर भी नजर रखिए दिसंबर महीने के। 18 जनवरी गुरुवार निफ्टी से इंडसइंड बैंक एचडीएफसी बैंक के बाद अपने नंबर्स घोषित करते हुए दिखेगा। एफएनओ स्पेस से पॉलीकैब, टाटा कम्युनिकेशन और इंडिया मार्ट इंटरमेश पर भी नजर रखिए। आनंद राज यहां पर क्यूआईपी के इशू प्राइस पर विचार होगा। साथ ही शक्ति पंप्स फंड जुटाने पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। चंबल फर्टिलाइजर्स, ये इसकी बायबैक की रिकॉर्ड डेट है 18 तारीख को। और अंत में ग्लोबल इवेंट में यूरोप, ये ईसीबी जो है मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग अपनी रिलीज करेंगे। और दिसंबर महीने का जो हाउसिंग स्टार्ट्स डेटा है यूएस का, वो डेटा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है ग्लोबल पर्सपेक्टिव से। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स तो आने ही वाले हैं और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी हैं, तो आने वाले दिन एक्साइटिंग रहने वाला है जहाँ तक बाजारों का सवाल है। अरमान भी है हमारे साथ तैयार। और अरमान, पहले तो बताइए बाकी जो नतीजे अब तक आ चुके हैं वो कैसे रहे हैं बाजार में? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। नतीजों में सबसे पहले फेडरल बैंक यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर नतीजे अगर आप देखें एनआईआई में लगभग 8.5% की बढ़ोतरी है। ग्रॉस एनपीए लगभग 2.26% से बढ़कर 2.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और निम्स की बात करें तो वो 3.2% से गिरकर लगभग 1.9% के आसपास आते हुए दिखे हैं। न्यूजन सॉफ्टवेयर आय में लगभग 10.5% की बढ़ोतरी है। मुनाफे में 42% की बढ़ोतरी है, क्योंकि मार्जिन्स जो हैं वो इंप्रूव होकर आए हैं, 17% से इंप्रूव होकर 21.6% पर आते हुए दिखे हैं। महाराष्ट्र बैंक यहाँ पर मुनाफा तो लगभग 34% के आसपास बढ़ा है। एनआईआई की बात करें वो लगभग 25% बढ़कर आती हुई दिखी है। नेट एनपीए में थोड़ा सा अगर आप देखें थोड़ा सा सुधार होता हुआ दिखा है, 0.23% से गिरकर 0.22% पर आते हुए दिखे हैं। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल मुनाफे में 68% की बढ़ोतरी है। आय लगभग फ्लैट ही रही है, 1.6% बढ़कर आई है। और क्योंकि उसके चलते अगर आप देख रहे हैं मुनाफा इसलिए ज़्यादा बढ़ा हुआ है क्योंकि मार्जिन जो हैं वो अच्छे खासे इंप्रूव होकर आए हैं, 10.1% से इंप्रूव होकर 16.6% पर आते हुए दिखे हैं। अडानी ग्रीन यहाँ पर जो अपडेट आता हुआ दिखा है, इसमें Q3 में सोलर एनर्जी की बिक्री में 2% की गिरावट है और विंड एनर्जी की बिक्री में लगभग 69% की बढ़ोतरी है। चलिए, ये है आपके लिए नंबर्स और अपडेट्स जो हैं। अरमान, और कौन सी खबरें? जी बिल्कुल, खबरों में L&T यहाँ पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए इनको 10,000 से 15,000 करोड़ की रेंज में एक बड़ा ऑर्डर वो मिलता हुआ दिखा है। मारुति सुजुकी कंपनी ने गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी की है और कीमतों में 0.45% के आसपास की बढ़ोतरी, बढ़ी हुई जो कीमतें हैं वो आज से लागू होती हुई दिखी है। VPRPL यहाँ पर कंपनी को लगभग 117 करोड़ का ऑर्डर मिला है। NBCC लगभग इनको 140 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। इंटरग्लोब एविएशन, इन्होंने मुंबई से अयोध्या के लिए सीधी उड़ान शुरू करी है। उसी के साथ साथ एविएशन मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस इन्हें भेजा है। इंडिगो MIL को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। रनवे पर खाना खाने के मामले में नोटिस भेजा गया है। बंधन बैंक यहाँ पर क्या मुझे लगा आप बोल रहे हैं। क्या हुआ, ये वापस बताओ, क्या नोटिस आया? सर एविएशन मंत्रालय से इनको कारण बताओ नोटिस भेजा है। इनको इंडिगो को सर। क्यों सर? क्योंकि रनवे पर खाना खाने का मामला है। वो नीचे बैठ के जो खा रहे थे लोग, वो तो यार मतलब वो कहाँ से, क्या चल रहा है? नहीं मतलब ये तो लोगों की इच्छा, मतलब ये तो अच्छा हुआ इंडिगो ने वो अलग से पैसे चार्ज नहीं किए इसके। हाँ क्या पता कैंसिलेशन में एडजस्ट करेंगे। अंडर द स्काई डिनर, और मतलब यू नो लोग बोल रहे थे कैंडल लाइट भी नला लो तो कैंडल लाइट अंडर द स्काई डिनर हो जाएगा। हाँ, मतलब ये तो वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। सोचिए, दिल्ली से गोवा जा रहे थे, मुंबई आना पड़ा और फिर रनवे पे खाना खाना। टू माय माइंड आई एम श्योर इंडिगो वालों ने तो नहीं कहा होगा कि नीचे बैठ के खाओ, बराबर कॉमन सेंस तो ये है। लेकिन अगर एक पैसेंजर 6 घंटे से इंडिगो की फ्लाइट में वो इतनी टांगे फंसा के बैठा हुआ है, तो वो अपने आप पैर तो हिलाएगा कहीं। मतलब कितनी देर तक 6-8 घंटे तक फ्लाइट में आदमी बैठा रहेगा ऐसे कैसे और आप वो क्या होता है, एक बार जब वो आपका रनवे पे जाने का साइन हो जाए तो आप बेल्ट बांध के बैठ जाओ, उठ नहीं सकते, टॉयलेट जा नहीं सकते, बैठे ही रहना पड़ेगा। मतलब 4-4, 5-5 घंटे तो हम बैठे हुए हैं कई बार। वो पैर जाम हो जाते हैं, बस घुटने जाम हो जाते हैं आपके। और अगर समझो कोई बुजुर्ग है, बच्चे तो उनका क्या और परेशानी। वो मतलब ये सुविधा देनी चाहिए एक्चुअली एविएशन मिनिस्ट्री को कि मतलब जैसे कल SOP जो है ना, बस यही एक मेरे को आपत्ति एक ही बात पे, लाइन से बैठ के खाना चाहिए था। मतलब यू शुड बी
ईटिंग लाइक हैविंग अ फाइन डाइन डिनर। वो पिकनिक टाइप कर लिया बस, आपत्ति उसमें पिकनिक टाइप कोई किधर भी कैसे भी बैठा है, और फाइन डाइन में कैसा होता है एकदम सिस्टमेटिक तरीके से, उतने फर्क है। वाह, तो इसमें क्या हुआ है, उन्होंने किसी ने पूछा है? हाँ, कारण बताओ नोटिस भेजा है। अरे वाह, जवाब आए तो बताना जरूर। आज शाम तक के टाइम वो फोटो है क्या, फुटेज कहीं मिले? मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की, अगर आपने नहीं देखी है आनंद आएगा, मतलब गजब ही है। शाम को स्टार्स के नीचे बैठ। अच्छा ये कौन से एयरपोर्ट पे था, आइडिया कुछ? मुंबई एयरपोर्ट। जैसे मुंबई इंटरनेशनल। ओह माय गॉड, एयरपोर्ट। अरे दिल्ली से गोवा जाना, अच्छा मेरा उदयपुर होता तो फिर भी समझ में आता कि छोटा एयरपोर्ट है जी, यहाँ से चल के पैदल यहाँ जाए तो आपका एयरपोर्ट खत्म हो जाता है, वहाँ तक बस की जरूरत भी नहीं होती है। और समझो आपने नीचे उतारा और पैदल चल के आदमी जा रहा है ना, बीच में बैठ के खाने ये देखो, या तो बीच में खाना खाने बैठ गया, समझ में आता है। यहाँ पे ऐसा भी नहीं बाकायदा, या तो आप एरोब्रिज से जाते हैं। ये देखिए पीछे फ्लाइट सब देख रही है। ये फुल फ्रेम मुझे क्या दिखाना है, इनको दिखाया जरा फुल फ्रेम में जरा कुछ। बेचारे आधे बना रहे रील और आधे बना रहे आधा खा रहे खाना है, एकदम पिकनिक स्टाइल में खाया है बिल्कुल एकदम, है ना। ये गजब यार, बढ़िया है। चलो, हवाई यात्राओं में भी ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं, वंस इन अ लाइफ टाइम वाले है फन। बताइए। बंधन बैंक यहाँ पर भी अपडेट आता हुआ दिखा है। HDFC बैंक ने यहाँ पर हिस्सेदारी घटाई है। जो शेयर होल्डिंग अपडेट्स आता हुआ दिखा है उसमें आता हुआ दिखा है हिस्सा 4.3% से घटकर 1% से कम हो गया है। जोमेटो यहाँ पर DIs ने Q3 में लगभग 1.5% के आसपास हिस्सेदारी बढ़ाई है। उनकी हिस्सेदारी 13% से बढ़कर लगभग 15.5% के आसपास हो गई है। वहीं FIs ने यहाँ पर, अगर आप देखें, FIs ने भी थोड़ी बहुत हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाते हुए दिखे हैं और DIs पिछली 6 तिमाहियों से लगातार यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। ब्लॉक डील्स में नेल्को 55 लाख शेयर्स के सौदे, IRFC यहाँ पर लगभग 2.4 करोड़ शेयर्स के सौदे और IDFC फर्स्ट बैंक 13 लाख और अंत में बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे। तो ये है आपके लिए सारे के सारे खबरें और नतीजों का एक्शन भी आ रहा है। तो भरपूर एक्शन है बाजार में। आइए, हमारे सारे मेहमान भी तैयार हैं। बिल्कुल, मेहमान तैयार है, हम तैयार हैं, सब लोग तैयार हैं और स्वागत किया जाए बिगुल के साथ वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, मेटल स्पेस में मुझे स्ट्रेंथ दिखाई देती है। जिंदाल स्टील बाय करना है, 750 का रेजिस्टेंस इसने अभी अभी निकाला है। मुझे लगता है ये 15 से 20 रुपए की अप मूव के लिए तैयार हो रहा है। इसका मेरा पहला टारगेट 765 होगा, दूसरा टारगेट 770 होगा। टाइम फ्रेम आज और कल, और ऑन द डाउन साइड 744 का स्टॉप लॉस लेना है। ओके, तो ये है आपके लिए राय JSPL के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की। जो चाइना पर ये आया है अभी भी खबर कि वहां पर बड़ा बॉन्ड स्टिमुलस का $139 बिलियन, उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी खरीदारी का माहौल बनता दिख रहा है। मेटल शेयर एकदम से उछलते दिख रहे हैं। वैसे आज सुबह से ही मेटल शेयर थे मजबूत, इसमें कोई डाउट नहीं। हम सुबह ही बोल रहे थे कि मेटल शेयरों में अच्छी तेजी दिख रही है। आइए बढ़ते आगे, और अगला बिगुल है नितिन जी के लिए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। अनिल जी, 22,000 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 118 119 चल रही है, इसी भाव पे खरीदेंगे। और इसका फर्स्ट टारगेट बनेगा 160 का, 118-19 है, 160 का टारगेट बनेगा। उसके ऊपर 170-75 भी बन सकता है। स्टॉप लॉस इसके जो बनेंगे वो बनेंगे आपके 90 रुपए के, 90 नहीं 87 का स्टॉप लॉस रहेगा। 118 119 अभी खरीदना है कॉल ऑप्शन 22,000 की। और बैंक निफ्टी में भी हम 48,100 की कॉल ऑप्शन लेंगे, जिसका प्राइस अभी है 212 रुपया, 210 212, 48,100 की कॉल ऑप्शन, जिसका स्टॉप लॉस बनेगा आपका 145 का, 145 का। और फर्स्ट टारगेट बनेंगे 300 के, और उसके ऊपर बनेंगे 360 के। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ सपोर्ट लेवल है 22,000 पे मार्केट आई और वहाँ से नीचे भी गई, बट बाउंस बहुत शार्प आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट में शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और मुझे एक ट्रिगर भी दिख रहा है कि HDFC बैंक में बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है, तो वो बैंकिंग को ट्रिगर कर सकता है। HDFC बैंक में भी बाइंग इंटरेस्ट है, एक्सिस में भी है, ICICI में भी बाइंग इंटरेस्ट है, तो बैंकिंग मार्केट को ट्रिगर कर सकती है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की कॉल ऑप्शन ले रहा हूँ।
यहाँ पर कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की राय नितिन जी की आती दिख रही है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के कॉल ऑप्शन में करे खरीदारी, बाजार थोड़ा सा बेहतर होता दिख रहा है। और दीप जहाँ हमने बात की वहाँ से 50 पॉइंट अब निफ्टी ऊपर होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी करीबन 100 पॉइंट ऊपर हो गया। 2 बजे जार से हमने शो की शुरुआत की थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे डरिए घबराइए मत। ऐसा नहीं कि मतलब बाजार वन साइड ही चला रहा है, ऐसा भी नहीं कि बाजार वन साइड गिरेगा ही। तो दोनों तरफ के मौके थोड़ा प्रॉफिट ऊपर बुक करते रहे, वापस में नीचे एंट्री मार ले। लेन देन का व्यापार है, बाजार है, काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे। कुछ स्टॉक्स यहाँ पर एक्शन भरपूर है और मुझे लगता है उन पर एक बार राय ली जानी चाहिए। हमारे साथ हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं। कौन कौन जो आ चुका है, वागले साहब से तो आपने मुलाकात कर ली, कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी हैं तैयार, हिमांशु जी भी आ चुके हैं और साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल से सिद्धार्थ खेमका साहब भी हमारे साथ तैयार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक बार जरा खेमका साहब से तेल कंपनियों पर राय ली जाए। खेमका साहब, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां आईओसी, बीपी, एचपी बड़े मजबूत हैं आज के सेशन में। फिर से बताएं सर, क्या व्यू है इस स्पेस पे आपका और अगर कुछ पसंद है तो? जी अनिल जी, अगर आप देखें ओवरऑल जो तेल कंपनियां हैं उसके नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। ग्लोबली जो एक कच्चा तेल है वहां पे जो पिछले पूरे साल में हमने देखा बहुत उतार चढ़ाव होने के बाद अब पिछले कुछ महीनों से एक ओवरऑल स्टेबलाइज हो गए हैं $85 to $90 के बीच में, जो काफी बेटर है स्पेशली फॉर दी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। अगर आप सिंगापुर जीआरएम्स की बात करें तो वो भी थोड़े जो पिछले साल जो बहुत कम हो गए थे ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस, जो दिसंबर क्वार्टर में है वहां पे हमें एक सीक्वेंशियली एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि ये एक स्पेस है जहां पे ओवरऑल रिजल्ट्स नतीजे काफी अच्छे आएंगे और स्पेशली जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जिनमें मार्केटिंग मार्जिन्स भी थोड़ा सा इम्प्रूव होके आएगा। तो ये स्पेस में काफी इंटरेस्ट बना रहेगा। एक जो डर लगा थोड़े पिछले कुछ दिनों से था कि गवर्नमेंट जो है वो रिटेल प्राइसेस कट कर देंगे, गवर्नमेंट का क्लेरिफिकेशन आया है कि वो ऐसा कुछ स्टेप नहीं लेंगे, जिसकी वजह से ये एक पॉजिटिविटी आ रही है। और जो साथ में आज का जो पॉजिटिव न्यूज है, जो एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो बीच में थोड़ा सा कंफ्यूजन था वो अब थोड़ा सा हटता हुआ दिख रहा है, जिसका भी बेनिफिट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलेगा। तो इन स्पेस में हमारे जो पिक्स हैं वो इंडियन ऑयल है जो हमें सबसे पसंद आता है, एंड उसके अलावा बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये दोनों ही कंपनीज अच्छी हैं, बट जो हमारा प्रिफर्ड पिक ये स्पेस में है वो है इंडियन ऑयल। ओके, तो आईओसी, इंडियन ऑयल, ये स्पेसिफिकली पसंद आ रहा है सिद्धार्थ जी को और इस पर रखेंगे भी नज़र। एचपी, बीपी, यहाँ पर भी आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है, यहाँ पर भी रखें नज़र। और ऑफ कोर्स एचपीसीएल तो हम अनिल जी के भी रेडार पर है। जब से स्टेट इलेक्शंस के नतीजे आए थे तब से इस काउंटर में आप एक्शन देख ही रहे हैं। बाजार में वैसे रिकवरी का मूड अच्छा खासा बना हुआ है और भी स्टॉक्स आपको इस रिकवरी में अब पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। नज़र रखिएगा, हिंदुस्तान कॉपर हालांकि बैन में है बट इसमें अच्छी मूव आ रही है। सेल बैन में है, इसमें भी आपको अच्छी मूव आ रही है। जीएसपीएल तो ऑलरेडी आपके लिए कॉल आ ही चुका है, तो थोड़ा एक्शन इस पर अच्छा बना हुआ है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, बिगुल उनके लिए सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, मेटल सेक्टर के अंदर थोड़ा सा भी मोमेंटम देखने को मिल रहा है। लास्ट आधे घंटे में थोड़ा मूव का शुरुआत हुआ है, तो एक एक करके मेटल सेक्टर में बाइंग आ रही है। जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है उसका भाव चल रहा है 138 रुपया, 138 रुपया 10 पैसा, 138.10 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। टाटा स्टील के अंदर मोमेंटम बना है, पिछले 7-8 दिनों का हाई ब्रेक किया है। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हो रही है और स्टॉक वैसे भी तेजी के ट्रेंड में है और सेक्टर के अंदर भी मोमेंटम बन रहा है। तो टाटा स्टील यहाँ से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करे, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक यहाँ से ऊपर में इमीडिएट 142 का पहला टारगेट दिखा सकता है, 145 का दूसरा टारगेट दिखाना चाहिए और नीचे में इसका स्टॉक का जो सपोर्ट है 134, 135 के पास है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी यहाँ पे बढ़िया बैठ रहा है। 135 के स्टॉप लॉस से टाटा स्टील में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 142 से लेके 145 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए पोजिशनल टारगेट और ऊपर के देखने को मिलेंगे। खरीदारी करें टाटा स्टील। स्टॉक्स में आप एक बढ़िया स्पाइक इस समय आते दिख रहे हैं। जो चीन के स्टिमुलस की बात है उससे पूरा स्पेस ही आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट एक बार सिद्धार्थ जी से भी इस पर राय ली जाए। सर, बात आई है थोड़ी देर पहले $139 बिलियन का स्टिमुलस चाइना प्लान कर रहा है अपने स्लो डाउन इश्यूज से जो लड़ने के लिए। कल इनका ऑफकोर्स जीडीपी डेटा भी आएगा तो उस पर तो ऑलरेडी बाजार की नजर बनी है, बट कैसे देखना चाहिए इस डेवलपमेंट को? ये खबर आने के बाद सारे मेटल स्टॉक्स तेजी में आ गए हैं। ऑफकोर्स आपकी प्रेफरेंस कहां पर रहेगी? जी दीपांशु, देखिए मेटल्स की अगर बात करें तो ओवरऑल ये जो क्वार्टर का एक्सपेक्टेशन था एक बहुत ही स्टेडी क्वार्टर था। जो हमारे ओवरऑल मेटल यूनिवर्स में हम 25% पैट ग्रोथ
का एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। मेन जो अगर आप देखें तो जो प्राइसेस हैं वो लार्जली फ्लैट रहे हैं ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस। और अगर जो ये स्टिमुलस की जो बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अमाउंट है, $139 बिलियन। अगर ऐसा कुछ होता है तो यहाँ पे मेटल स्पेस में डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से रियलाइजेशंस भी काफी इंप्रूव होंगे, मार्जिन्स पे इंप्रूवमेंट आएगा। तो ओवरऑल स्पेस के लिए काफी बेटर है ये न्यूज। अगर आप देखें स्पेसिफिकली अगर स्टील सेक्टर है तो वहां पे एक मिक्स्ड परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन था Q3 में। Q3 थोड़ा सा वीक क्वार्टर है, मिक्स्ड क्वार्टर है। स्पेसिफिकली अगर स्टील की बात करें, एल्यूमिनियम में काफी ग्रोथ देखने को मिला हमें Q3 के जो एक्सपेक्टेशन है वहां पे। और माइंस एंड मिनरल्स, अगर कोल इंडिया, NMDC, यहाँ पे भी जो कंपनीज है उनमें भी काफी बेटर नंबर्स देखने को मिल रहा है। तो इस न्यूज से स्टील कंपनीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वहां पे जो हमारा प्रेफरेंस है वो है जिंदाल स्टील एंड पावर, विच इज आवर प्रिफर्ड पिक विद इन द मेटल स्पेस। अगर आप मतलब अगर मैं स्टील की बात करें तो हमारा बाय रेटिंग है, वी हैव अ टारगेट प्राइस ऑफ 900। ओके, तो ये है आपके लिए JSPL। आपको भी पसंद JSPL, अभी अभी वाकई आपको भी पसंद आता हुआ दिखाता। लेट्स सी क्या कुछ आगे एक्शन होता है। सर, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आ रही है सिटी की, और हमारी टीम इसकी डिटेल्स भी अभी बस आ ही रही है। डिटेल्स जैसे हम बात कर रहे हैं वैसे ही डिटेल्स आ रही है, हमारी टीम आपके सामने भी रखेगी। बट काफ़ी सारे बैंक्स और NBFCs पर इन्होंने रेटिंग एक्शन लिया है। सिटी की रिपोर्ट आई है, फेडरल बैंक को डाउनग्रेड कर दिया है सेल, SBI को डाउनग्रेड कर दिया है सेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को डाउनग्रेड कर दिया है न्यूट्रल। बट उसके सामने चोला फाइनेंस और बजाज फाइनेंस दोनों को अपग्रेड कर दिया है। तो 2 NBFCs को अपग्रेड किया है और ज़्यादातर बैंक्स को इन्होंने डाउनग्रेड किया है। SBI का बाय से सेल डाउनग्रेड करा है, टारगेट 700 से घटाकर 600 कर दिया है। फेडरल बैंक को डाउनग्रेड किया है, बाय से सेल कर दिया है, टारगेट 170 से घटाकर 135 कर दिया है। बट उसके सामने महिंद्रा फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस को भी डाउनग्रेड किया है, न्यूट्रल कर दिया है। बट चोला फाइनेंस और बजाज फाइनेंस इन दोनों को अपग्रेड कर दिया। ये सिटी की अभी अभी रिपोर्ट आई है जी। तो थोड़े बहुत अपग्रेड्स डाउनग्रेड्स आते हुए दिखे, ज़्यादातर डाउनग्रेड है। लेट्स सी क्या कुछ होता है, सिटी की तरफ से ये एक्शन होता हुआ दिखा है। लेकिन दीप, जो भी फैसला लेना है HDFC बैंक के बाद ही। हाँ, HDFC बैंक। हाँ, मेक और ब्रेक वही है, क्योंकि नया ट्रेजर वहीं चाहिए एक्चुअली। बढ़ेगा तो भी HDFC बैंक बढ़ाएगा, घटेगा तो भी HDFC बैंक घटाएगा, ये बात तय है। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करें। तब तक आइए हिमांशु जी के पास चलते हैं, वो हैं बिगुल की तलाश में। हिटमैन हिमांशु, एक मिनट, हिटमैन हिमांशु कहाँ है? हिमांशु जी, हाउ आर यू फीलिंग? अंडर प्रेशर? नहीं, कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया है। आप खाली है ना, हम चार्ट्स ही देखते हो। जिस दिन क्रिकेट देखना शुरू कर दिया ना, हाँ, तो हिटमैन जी हमारे बड़े प्रेशर में आ जाएंगे। आपको पता तो है ना पिछले 2 मैच में क्या हुआ है आपके साथ? कितने, क्या हुआ है? दो अंडे मिले हाँ, 2 अंडे मिले हैं। दोनों में हमारे शर्मा साहब 0 पे आउट हो गया एकदम। हाँ। एक वाले में तो रनआउट हो गया, रनआउट थोड़ा अनफॉर्चुनेट। हाँ, वो अब आप उनके आगे एक 0 लगा दो बस, तो 100 हो जाएगा। आइए हिटमैन हिमांशु। ओके, तो हिमांशु जी बताएं सर, आपकी पसंद का शेयर। जी अनिल जी, तो अनिल जी मेटल्स माइनिंग स्टॉक में ही ट्रैक्शन है। एक स्टॉक जो लगातार पसंद रहा है, लगता है कि डिसेंट करेक्शन के बाद अब फिर से एक मोमेंटम यहाँ पर प्ले होता हुआ नजर आएगा। NMDC अनिल जी, मुझे लगता है कि हायर लेवल से लगभग 15-18 रुपए करेक्ट होता हुआ नजर आया और 210 रुपए के आसपास वापस से एक अच्छा सपोर्ट और बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। तो NMDC में लॉन्ग पोजीशंस करंट लेवल्स पे इनिशिएट की जा सकती हैं। 213 रुपए का करंट भाव है, 1-8 रुपए का टिप मिलता है तो पोजीशन को ऐड करें। स्टॉप लॉस आपका 209 रुपए का रहना चाहिए और मुझे लगता है 1 या 2 दिनों में ये स्टॉक 218-220 रुपए तक के लिए जाने के लिए तैयार है। तो NMDC में एक BTST ट्रेड इनिशिएट करके चलने की सलाह। तो NMDC इस पर रखनी है आपको नजर। ये काउंटर भी आपको एक्शन में आते हुए दिख रहा है।
आइए मेटल्स अक्रॉस द बोर्ड यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, बट कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो हमारे फोकस में हैं। आज एक स्टॉक जिसकी नई लिस्टिंग हुई है, ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, अनिल जी करीब 12-13% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ था, वहाँ से स्टॉक ने स्ट्रेंथ ही दिखाई है। फिलहाल 30-32% ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, 435 रुपये के आसपास ज्योति सीएनसी, 100 रुपये 105 रुपये की मूव आ रही है। जरा बताएं सर, अच्छी लिस्टिंग तो हो गई है, स्टॉक में एक रैली भी आ गई लिस्टिंग के बाद, अब इस पर क्या नजरिया बनता है, क्या व्यू है इन लेवल्स पर? ऑलरेडी एक्सपेंसिव आईपीओ आया था, बट अब इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए इसमें सर? दीप, इन लेवल पर महंगा है एक्चुअली। महंगा किस लिए वो समझिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। वैसे आप जो 3 कंपनियों के साथ मैंने कंपेयर कर रहा हूँ, वो डायरेक्ट कंपेरिजन में नहीं, लेकिन खुद प्रोस्पेक्टस में ज्योति और सीएनसी ने इस कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर के तौर पर या कंपेरिजन के लिहाज से डाला कॉम्पिटिटर ने। तो पहले आप समझिए ज्योति सीएनसी का मार्च 2023 का प्रॉफिट कितना है, और वो है 15 करोड़। अच्छा, पहले एक्चुअली मार्केट कैप डाला, मैं मार्केट कैप से चलता हूँ। ठीक है। ज्योति सीएनसी मार्केट कैप 9,550 करोड़ है, एलगी 17,000 करोड़, एलएमडब्ल्यू 14,000 करोड़ और टीडी पावर 4,300 करोड़। ठीक है। ठीक है। अब आइए सेल्स कितनी है। ज्योति की सेल्स है 930 करोड़, यानी कि 930 करोड़ के सामने 10 गुना से ज़्यादा मार्केट कैप है। राइट। ठीक है। राइट। एलगी की सेल्स है 3,040 करोड़ और है कितना 17,000, यानी 6 गुना। एलएमडब्ल्यू 4,700 करोड़ का मार्केट सेल्स है और मार्केट कैप है 14,000, यानी कि 3-3.5 गुना। और टीडी पावर 870 करोड़ की है और 4,300 करोड़, यानी कि 5-5.5 गुना। तो ये अकेला 10 गुना मार्केट कैप टू सेल्स, सबसे महंगा हो गया। चलो कोई बात नहीं, महंगा होता है तो कई बार प्रॉफिट भी ज़्यादा करता है। तो इस साल बनाया है कंपनी ने 15 करोड़ का प्रॉफिट और सामने 9,500 करोड़ का, जबकि एलगी इक्विपमेंट 370 करोड़ का प्रॉफिट है, एलएमडब्ल्यू 380 करोड़ का प्रॉफिट है और टीडी पावर 97 करोड़ का। और ऐसा नहीं कि ज्योति सीएनसी पिछले 3 सालों में बहुत प्रॉफिट दिखा रही हो। ये 3 कंपनियां हैं जिनकी पिछले 3 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त हुई है, जबकि ज्योति सीएनसी पिछले 3 में से 2 साल नुकसान में थी, राइट, लॉस में थी। इसी साल प्रॉफिट में आई है। उसके बावजूद मार्केट के आप खुद इनके लिस्ट जो इन्होंने DRH में जिनसे कंपेयर किया, अब ये एलगी, एलएमडब्ल्यू, टीडी पावर वेल नोन कंपनियां, पुरानी सब रेस्पेक्टेड कंपनियां, सबको आइडिया है इनके बाद। अब वो है कि अब आप जब इतनी टाइम टेस्टेड पुरानी कंपनियां सस्ते दाम पर ट्रेड कर रही है, वो खरीदना पसंद करेंगे या नया फैंसी आईपीओ, जहाँ पर आपको पता है कि चलो नया आईपीओ, नया इंटरेस्ट होता है, जोश होता है, फंड भी आके ले रहे हैं, वो खरीदेंगे? ये तो फंड मैनेजर को जवाब देना है। और जिन फंड मैनेजर्स ने लगाया 38 गुना इशू भरा था, इशू कम भी नहीं भरा, 38 गुना बहुत रहा। अब 2 चीज़ें या तो फिर फंड मैनेजर्स और ज्योति दोनों के लिए ये चैलेंज है कि इन वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए अगले 1-2-3 साल में इतनी तगड़ी परफॉर्मेंस। यही पूछना रहा था कि अब आगे अगर किसी ने इस लेवल पर खरीद लिया तो किस तरह की परफॉर्मेंस चाहिए ताकि आप इस वैल्यूएशन, मतलब अगर इनसे कंपेयर करना हो तो कम से कम सालाना 50% आपका प्रॉफिट और सेल्स बढ़े, तब तो आप कंपेयर कर पाओगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बाकी कंपनियां प्रोग्रेस नहीं करेगी, एग्जैक्टली, वो भी करेंगी, कम करे ज़्यादा करे। और अगर नहीं तो फिर एज अ फंड मैनेजर आपके पास क्या वजह है कि आप दूसरे स्टॉक ना खरीद के ये खरीदें? और एज ए कंपनी आपके पास क्या वजह कि आपको दूसरे से ज़्यादा वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करना चाहिए, इतना प्रीमियम? आई थिंक ये अब, और एक्चुअली दीप एक बड़ी वजह ये भी है, ये वजह कि आजकल आईपीओ, ये ज्योति तो खैर अच्छी लिस्टिंग मानी जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं, 20-25% की लिस्टिंग बढ़िया है। हमने भी लॉन्ग टर्म के लिए कहा था खरीदने की राय दीजिए, ये तो फिर भी ठीक है। लेकिन बाकी आईपीओ में आजकल लिस्टिंग के बाद इसलिए मामला ठंडा होता दिख रहा है कि वो आईपीओ में क्या है, सब ग्रे मार्केट की प्रीमियम देके फंड मैनेजर भी पैसा लगा देते हैं। फिर उनको समझ में आता है कि भाई ये तो लिस्टिंग हो गई तो ठीक। और ज़्यादातर फंड्स जो एंकर को छोड़ दीजिए, वो पहले दूसरे दिन बेच के निकलने के चक्कर में बोले 20% बना, 10% बना, 30% बना, जो बना ठीक है, नहीं क्या फ़र्क पड़ता है। और वो भी इसलिए कि 3 दिन बाद आपकी लिस्टिंग हो जाती है। करेक्ट। तो एक तरह से आपकी ट्रेडिंग बैठी हुई ना। यस। 3 दिन में अगर आपको अलॉटमेंट जितना मिल गया, लिस्टिंग के ऊपर जो मिला पैसा, और इस चक्कर में लिस्टिंग भी दमदार नहीं होती, लिस्टिंग पर प्रेशर भी आ जाता है। सही बात है। 38-40 गुना भरने के बावजूद फॉलो बाइंग नहीं आती। तो ये सारी समस्याएं हैं आजकल नए आईपीओ में, इन नए माहौल में। इसलिए मेरा ये मानना है कि पहले की तरह वो आईपीओ का जो क्रेज़ होता था, वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहा है। अब नो डाउट, अब जैसे जो आज अभी भी देखिए 433 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अच्छी लिस्टिंग है, अच्छी ट्रेडिंग हो रही है, 30% ऊपर है। लेकिन बात वही है कि पहले दिन जितना फ्लोटिंग स्टॉक आप ले लीजिए, छोटा स्टॉक, आप एक ये 17,000 करोड़ का इशू हो और 10,000 करोड़ का हो तो बड़ा फर्क पड़ जाता है ना फ्लोटिंग स्टॉक में। वही होता हुआ दिख रहा है। तो ये वजह है ये आईपीओ महंगे होने के बावजूद थोड़े ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि आपको क्या खरीदना है,
क्यों खरीदना है और किस प्राइस पर खरीदना है, ये जरूर ध्यान रखें। ऊपर के लेवल पे लेकर फिर आप परेशानी नहीं, वो मुश्किल वाला मामला होता है ये, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं। आइए सेठी साहब का किया जाए स्वागत। सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सेठी साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, आज 2 स्टॉक्स कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करनी है, और जो अनिल जी आज का पहला स्टॉक है, आपका भी पसंदीदा स्टॉक रहा है। स्टॉक का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज, जो अभी 2216-17 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 2300 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना 2190 रुपए का। ये कंपनी 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, एक तो एरोस्पेस डिफेंस का, दूसरा क्लीन एनर्जी का, और तीसरा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स का। और तीनों ही सेक्टर ऐसे हैं जो कि बहुत ही ट्रिमेंडस ग्रोथ, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी वाले सेक्टर, और प्लस यहाँ से अगर हम बजट को देखें तो इन तीनों सेक्टर्स के लिए बजट डेफिनेटली पॉजिटिव रहना चाहिए। जहां तक इनका एरोस्पेस डिफेंस का कारोबार है, वहां पे स्पेस क्राफ्ट के लिए, इवन अग्नि मिसाइल्स के लिए इन्होंने काम किया है, और प्लस भारत में लिक्विड प्रोपल्सन इंजन सप्लाई करने वाले की एक एक्सक्लूसिव सप्लायर है। और जो मार्स में ऑर्बिटर भी भेजा था भारत ने, उसके PSLV C-25 में इनका इंजन था। बहुत ही जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है डिफेंस सेक्टर में। BDL, BHEL, HAL, इवन DRDO, इसरो, इन सबको कैटर करती है। और जहां तक हाइड्रोजन सेक्टर का सवाल है, ब्लूम एनर्जी यूएस की जो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है इस सेक्टर की दुनिया भर में, उनके साथ इनका टाई अप है, तो उनको भी ऑर्डर्स उनके लिए भी एग्जीक्यूट करती है। प्लस रफेल है, सीमेंस है, GE है, इन सब भी इनके कस्टमर्स है। और जहां तक एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का सवाल है, वहां पे फ्लुएंस एनर्जी करके एक यूएस की कंपनी है, उनके साथ एग्रीमेंट किया है इन्होंने। और फंडामेंटली एक बहुत ही सॉलिड कंपनी है, अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अच्छे रिटर्न रेशियोज, और सरकार का जो मेक इन इंडिया पिक का एक एजेंडा है, प्लस डिफेंस पे जो फोकस है, उसका एक बड़ा बेनिफिट इस कंपनी को होना चाहिए। हाल ही में अपने जो 2900 के लेवल से करेक्ट होके इन लेवल्स पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, बट मुझे लगता है अब ये चलने को तैयार है और इसमें बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। एक अच्छी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, जिसके कारण एक अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी भी आती है। मुझे लगता है ये स्टॉक खरीदने का सही समय है फॉर अ टारगेट ऑफ 2300 रुपया और स्टॉप लॉस ऑफ 2190। तो 2300 का टारगेट, 2190 का स्टॉप लॉस, खरीदारी करें। आज सुबह मेहुल जी ने भी SPL मिड कैप में शॉर्ट टर्म के लिए एमटार पर खरीदारी की राय दी थी। सेठी साहब बताएं सर, आपका दूसरा स्टॉक कौन सा रहेगा? तो आज का जो दूसरा स्टॉक है, पावर सेक्टर का स्टॉक है। आज दोनों ही स्टॉक थोड़े बड़े प्राइस वाले स्टॉक है। स्टॉक का नाम है होंडा पावर इंडिया, जो अभी 2375 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये होंडा ग्रुप जापान की एक सब्सिडरी कंपनी है, जो कि पोर्टेबल जनरेटर्स, फिर वाटर पंप्स, इंजन, टिलर्स, ये सब बनाती है। कंपनी अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी, परफॉर्मेंस या टेक्नोलॉजी के लिए जानी जाती है। इनका एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है 41% का। ये 35 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है, और भारत में इनके 600 से ज्यादा डीलर्स का नेटवर्क है। जबरदस्त फंडामेंटल से एक जीरो डेट कंपनी है, अच्छे रिटर्न रेशियोज वगैरह है, और होंडा मोटर कंपनी इसमें 66-67% हिस्सेदारी रखती है। और मुझे लगता है जिस तरीके से पावर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, तो इस तरह की जो कंपनियां जो पावर सेक्टर को कैटर करने वाली है, उनके लिए पार्ट्स या इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है, मुझे लगता है डेफिनेटली अच्छा करेंगी। इस स्टॉक में इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 2475 का, स्टॉप लॉस 2325। ओके, तो होंडा इंडिया पावर यहाँ पर भी खरीदारी करें, एमटार टेक यहाँ पर भी खरीदारी करके चलें। 2 पिक्स सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। आइए फिर अनिल जी से भी ली जाए उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। अनिल जी, ग्लोबल पिक्चर नरम दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे से जब हमने शो की शुरुआत करी थी, अभी आपको 150 पॉइंट नीचे दिख रहे हैं। 125 अंकों की गिरावट आपको नैस्डैक फ्यूचर्स में आती हुई दिख रही है। अक्रॉस यूरोप आपको कमजोरी दिखेगी, आधे % तक की गिरावट यहाँ पर आपको दिखेगी। कच्चा तेल जरूर 0.5% ऊपर है आज। एशिया में भी जैसे आपने मार्क किया, सारी बाजार गिरे थे, एक चाइना फ्लैट बंद हुआ है, बाकी पूरे एशिया में आज आपने कमजोरी दिखे। जापान भी इस साल पहली बार नेगेटिव टेरिटरी में बंद होते दिखा, अदरवाइज इस साल सारे ट्रेडिंग सेशंस उनके पॉजिटिव ही रहे थे। तो थोड़ा नर्म है, हम भी थोड़ा सुस्त इस समय दिख रहे हैं। बताएं सर क्या करना चाहिए? दीप, 21,965 22,000 सपोर्ट रेंज है आपके लिए। ये 25-30 पॉइंट की रेंज सपोर्ट है। 22,100-22,125 रुकावट की रेंज है। तो 22,100-22,125 के आसपास आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। इसकी वजह ये कि 1,04,00,000 शेयर कॉल राइटर बैठे हैं 22,100 पर, वो आपके लिए रुकावट का काम करेगा।
आपके लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा 22,000 का लेवल, क्योंकि 22,000 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 82 लाख शेयरों का, और 22,000 के कॉल पर भी ओपन इंटरेस्ट अच्छा है 76 लाख शेयरों का। अगर 3 बजे तक आप 22,000 के नीचे जाकर ट्रेड नहीं करते हैं, डाउ फ्यूचर्स खराब होने के बावजूद, एशिया में सब जगह दबाव होने के बावजूद, तो फिर ये समझ लीजिए कि तेजी करने वाले अपर हैंड में। और अगर उसके बीच में HDFC बैंक ने ठीक ठाक भी नतीजे दे दिए तो ऐसी शॉर्ट कवरिंग होगी कि भागते रह जाएंगे, क्योंकि आपको चाइना ने संकेत स्टिमुलस के दिए हैं, देखो ध्यान में से समझिएगा, बिल्कुल दिए। और डाउ फ्यूचर 150-200 पॉइंट नीचे होने के बावजूद आप 22,000 के नीचे जा नहीं रहे, और अगर HDFC के नंबर्स ठीक आ गए तो फिर शॉर्ट कवरिंग कर देगा। क्यों? क्योंकि 22,000 के कॉल पर भी 76 लाख शेयर, जिसमें से 40 लाख आज ही जुड़े हैं, ये शॉर्ट कवरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर समझो ग्लोबल मूड माहौल ख़राब है और HDFC बैंक ढीला आता है तो आप 22,000 के नीचे जा सकते हैं। तब 22,000 के नीचे जाने पर 22,965 के आसपास हल्का फुल्का सपोर्ट है, लेकिन तब आप असली और मज़ेदार सपोर्ट लेवल में जाएंगे, वो है 21,825 से 21,925, और वहाँ पर उस रेंज में अगर आज आपको मिलता है या कल मिलता है तो सारे शॉर्ट्स काटने चाहिए आपको और लॉन्ग पोजीशन भी बनानी चाहिए, क्योंकि 21,800 के नीचे की इमीडिएट मंदी दिखती नहीं है एक रनिंग करेक्शन के तौर पर, ये आपको दिखता है। ठीक है, ये आपके लिए निफ्टी पर। तो अभी तक निफ्टी में कोई खास ऐसे कोई दिक्कत वाले संकेत अभी तक आए नहीं है, और न ही बैंक निफ्टी में कोई दिक्कत वाले संकेत। अब मुझे भाई बताओ, 22,000 के इंडेक्स पे 50-75 पॉइंट कमज़ोर होना क्या कमज़ोर है? बराबर है, मतलब वो तो कोई ऐसा है ही नहीं कमजोरी ऐसा। सेम बैंक निफ्टी है 50 पॉइंट कमज़ोर है, 48,000 का बैंक निफ्टी है। 48,000 के नीचे से ही आपको कमजोरी के फील करना है दिन के दौरान, और 48,300 के ऊपर मजबूती। तो मेरे ख्याल से वेट करें जब तक कि आ न जाए। 48,000 के पुट और कॉल दोनों पर 34 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है बैंक निफ्टी में, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 48,200 पर 44 लाख शेयर है, इसके ऊपर निकलने पर आप मजबूत होंगे। तो बैंक निफ्टी को 48,000 48,200 की रेंज में टाइम पास करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। मेरा ये मानना है 47,725 47,850 आए तो बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए, और 48,350 48,500 आए तो वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए बैंक के HDFC बैंक के रिजल्ट्स का। HDFC बैंक के रिजल्ट्स का ना, बस और कोई खास बात नहीं। चलिए ठीक है, तो ये है इस समय की राय। थोड़ा वेट एंड वॉच करिए, कोई परेशानी नहीं है। अच्छी तेजी के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली के मूड में दिख रहे हैं बाजार, वैसा एक्शन आपके लिए स्क्रीन पर भी बना हुआ है। आइए HDFC बैंक की बात करिए अनिल जी, तो एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय ले ली जाए। अगर HDFC बैंक पर उनकी कोई राय है, और स्पेशली नंबर से पहले अगर कोई एक्सपेक्टेशंस भी हैं। सर वैसे स्टॉक ने ज़्यादा कुछ एक्शन दिखाया नहीं है, अपडेट्स भी इनके ठीक ठाक आए थे, अर्निंग से पहले, या फिर कोई व्यू इसको लेकर? जी दीपांशु, देखिए ओवरऑल अगर आप रिजल्ट्स की बात करें, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स की एक्सपेक्टेशन नहीं है। ज़्यादा जो नंबर्स आएंगे वो आपके पब्लिक सेक्टर स्पेस से ज़्यादा अच्छे नंबर्स आएंगे। और अगर आप HDFC बैंक की बात करें तो वहाँ पे जो नंबर एक्सपेक्टेशन जो हम कर रहे हैं, उसके जो नंबर्स में ओवरऑल अगर आप देखें तो बिजनेस ट्रैक्शन अच्छी हेल्दी रहेगी। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वहाँ पे 26% का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। निम्स थोड़ा सा अगर आप देखें तो स्लाइटली एक इम्प्रूवमेंट का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q3 में Q2 से, जबकि ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में निम्स जो है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वहां पे हम एक गिरावट देख रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक HDFC बैंक एक थोड़ा सा हट के थोड़ा सा जहाँ पे निम्स बढ़कर आएंगे। डिपॉजिट्स में ग्रोथ 31% का एक्सपेक्टेशन है। NPAs जो है वो एसेट क्वालिटी का एक स्टेडी स्टेबल रहेगा। तो ओवरऑल बैंक से बहुत ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक स्टेडी स्टेबल रिजल्ट्स है। जो पिछले क्वार्टर में उन्होंने जो पहला नतीजा, जो तिमाही नतीजा दिया था, जो मर्ज एंटिटी का, जहां पे थोड़े बहुत जो प्रोविजंस की वजह से मार्केट थोड़ी सी निराश हुई थी, वो कंटिन्यू रहेगी। तो मार्केट का ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन में बिल्ट इन है, तो नेगेटिव सरप्राइज होने के चांसेस कम है। हमें लगता है कि स्टॉक में बहुत ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिलेगी रिजल्ट्स के बाद। आपके लिए राय HDFC बैंक पर आती हुई। धन्यवाद सिद्धार्थ कम्बरा साहब, हमें समय देने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। आइए विजय चोपड़ा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, उनका भी स्वागत किया जाए। चोपड़ा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है बाजार में, थोड़ी बहुत मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी, कि ऐसे कोई खास दिक्कत वाली बात हो वैसा है नहीं। फेडरल बैंक के नतीजे आ चुके हैं, नतीजे मिले जुले रहे, बहुत तोड़ फोड़ नहीं है तो खराब भी नहीं। कैसे देख रहे हैं आप रिजल्ट को, और आपकी क्या है राय? सर जब आप अच्छा खासा मूवमेंट देख चुके होते हो तो मुझे लगता है कि वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आना एक नॉर्मल सी बात है। और मैं कोई बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूं, जो बैंक के रिजल्ट्स आए हैं वो मोर और लेस इन लाइन है। और जब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग
आता है, मुझे लगता है कि फेडरल बैंक अगर 130 के लगभग मिलता है, 130-35 के लगभग, तो बहुत ही बढ़िया लेवल होगा खरीदारी के लिए। अभी करीब करीब 150 पे है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो रिजल्ट्स था वो इन लाइन था, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। नो डाउट थोड़ी प्रोविजनिंग बढ़ती हुई दिख रही है, बट अगेन मेरा ये मानना है कि जो बैंक्स के रिजल्ट्स हैं, पहले अगर आप 2-3 साल पहले के पर्सपेक्टिव से लें तो बहुत ही अच्छे लेवल्स पे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी बैड डेट्स थे या कुछ थे, अब जो क्रेडिट के क्राइटेरियाज हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं और बहुत फुल प्रूफ होते जा रहे हैं, जो कि अच्छा है पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए। तो मुझे लगता है जो गिरावट है, अगर थोड़ी सी और मिलती है, तो अगर आपको 10-15 रुपए 20 रुपए नीचे मिलता है फेडरल बैंक, तो बहुत अच्छा बाय है। 15 रुपए नीचे मिले तो फेडरल बैंक बनेगा गुड बाय। नहीं, गुड बाय मतलब थैंक यू वाला नहीं, गुड बाय। हाँ BUY। हाँ नहीं, गुड बाय मतलब गुड बाय और गुड बाय में बहुत मार्केट की लैंग्वेज से बड़ा ज़्यादा फर्क है नहीं दीप। गुड बाय और गुड बाय। अच्छा, बाय द वे, गुड बाय और गुड बाय से एक चीज़ याद आई। जरा हमारे सारे पैनल पे एक्सपर्ट्स को लाइए और जरा इनसे एक सवाल पूछा जाए। सुदीप शाह साहब भी आ गए हमारे साथ कार्यक्रम में, आपका भी स्वागत है सर। ये बताइए, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर गुड बाय है या गुड बाय इस लेवल पे? क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में यूफोरिया है, क्या बबल है, क्या अनाप शनाप तेजी है, क्या मतलब वो क्या चलना चाहिए, पागलपन चल रहा है? ऐसा किस किस का मानना है? हाथ जरा खड़ा करें, क्योंकि काफ़ी लोग बाजार में कह भी रहे हैं कि वैल्यूएशन बड़े महंगे हो गए हैं, ऐसा ऐसा बड़ा अनाप शनाप तेजी हो गई, यूफोरिया भी। एनीवन? नो? अच्छा चलो, मानना नहीं भी तो एनीवन कमेंट्स किसी के कोई मिड कैप नहीं तो फिर चोपड़ा साहब कुछ कह रहे हैं जी, कुणाल जी भी कुछ कह रहे हैं जी जी चोपड़ा साहब। ओवरऑल कोरिया है, बिल्कुल हुआ है, और मैं ये कहूँगा कि अच्छी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ रहा जाए, और जहां पर सेल्स की विजिबिलिटी हो। प्रॉब्लम ये होती है वैल्यूएशन मिसमैच कब होता है, जब सेल्स की विजिबिलिटी नहीं होती, प्रॉफिटेबिलिटी की विजिबिलिटी नहीं होती, स्टॉक प्राइस भागे जा रहा है। जहां पर कुछ अच्छी मिड कैप कंपनीज भी हैं, स्मॉल कैप कंपनीज है, जिन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स दिए और जिनकी आगे रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन हो तो लेना बनता है, मगर हाँ, जहां यूफोरिया बिना रिजल्ट्स के, बिना प्रॉफिटेबिलिटी के, बिना रेवेन्यूज के है, तो वहां बिल्कुल बेच के हाथ जोड़ के आना चाहिए और कंजर्वेटिव स्टॉक्स में जाना चाहिए। और मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं, अगर आप ओवर द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम अलाउ करेंगे तो मैं 3-4 कुछ अच्छे रिकमेंडेशंस भी देना चाहूंगा। तो मुझे लगता है अनिल जी कि जहां भी यूफोरिया, जहां भी स्ट्रेस्ड वैल्यूएशंस हैं, वहां पर बिल्कुल प्रॉफिट बुक करिए, या तो अपने पास कैश रखिए या ऐसी कंपनीज में जाइए जो अभी तक चली नहीं है या जहां पर आपको डीप वैल्यू दिखती है। तो ये आपके लिए राय है, और इस बीच एक बार जरा राय हमारे कुणाल जी की भी ली जाए। कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी देखिए, मैं भी यही कहने जा रहा था। अनिल जी देखिए, कई सारे गुड बायर्स भी इस बाजार में है और कुछ शेयर्स ऐसे भी है जिनको गुड बाय करना चाहिए और आपको गुड बॉय बनना चाहिए अनिल जी। तो गुड बॉय बनकर अगर आप अनिल जी सही एनालिसिस करके निवेश करेंगे तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर भावनाओं में बह जाएंगे तो फिर अनिल जी नतीजे तो हमेशा हर बुल मार्केट में यही होता है। Am I not a good boy? Good boy? अनिल जी, यू आर एन एक्सेलेंट बॉय अनिल जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। यू आर हैंडसम टू। वाह क्या बात है। चलिए, तो हम सब गुड बॉय बनने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए एक फॉर्मूला मेरे पास है। जी बताइए। और वो फॉर्मूला कल सुबह आपके लिए आ रहा है। अच्छा। हमारी एक विशेष पेशकश में बिग ट्रेंड्स विद AS, यानी अनिल सिंघवी और अतुल सूरी के साथ। और कल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस सीरीज का अगला एपिसोड। 2 एपिसोड आपने देखे। पहला हमने बताया था कि किस तरह से लोकसभा चुनाव के ठीक 6 महीने पहले और 6 महीने बाद बाजार रहते हैं भरपूर तेजी में। ये हमारा पहला एपिसोड था। दूसरा एपिसोड जो हमारा था वो था कि किस तरह से सेंसेक्स और निफ्टी यानी कि इंडेक्स अपने आप में एक बेहद एक्टिव फंड है और उस फंड में निवेश करके भी आप बाजार में बढ़िया रिटर्न कमा सकते हैं। तीसरा एपिसोड हम कल आपके सामने रखने वाले हैं, और ये एपिसोड है दीप इस बात को लेकर कि क्या स्मॉल कैप शेयरों में, मिड कैप शेयरों में बबल बन गया है। क्या यूफोरिया है, क्या अनाप शनाप तेजी, अंधाधुंध तेजी, और क्या यहाँ पर बेचकर निकल जाना चाहिए। इस पर कल सुबह 11 बजे हमारा विशेष शो आने वाला है। ये आपके लिए तैयार है। नजर डाल दीजिए। आइए देखते हैं। क्या मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बबल बन गया है? क्या यूफोरिया है? क्या बेच के निकल जाना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है मिड कैप इज द बेस्ट। मिड कैप या स्मॉल कैप बेहतर कौन है लॉन्ग टर्म में? लॉन्ग टर्म के लिए मिड कैप बेहतर है।
मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बेच के लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाओ। तो क्या ये चर्चा वाकई में समझदारी वाली बात है या बड़े लोगों की बड़ी बातें? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, अल्टीमेटली अगर ये बुल मार्केट रहा तो स्मॉल कैप की आउट परफॉर्मेंस रहेगी। तो बस ये आपके लिए शो आने की तैयारी में है कि क्या, और बहुत ही इंटरेस्टिंग शो है दीप ये, और इसमें पूरी रिसर्च और डेटा के साथ अतुल सूरी साहब ने बताया कि किस तरह से बाजार में जब मंदी होती है तो तीनों इंडेक्स कितना गिरते हैं, तेजी होती तो कितना बढ़ते हैं, एवरेज रिटर्न्स क्या आते हैं, और आज की तारीख में वैल्यूएशन के लिहाज से क्या हम एवरेज वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं, कम ट्रेड कर रहे हैं या ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। और ये शो आपके लिए आई ओपनर होगा, चाहे आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं, चाहे आप बाजार के जाने माने एक्सपर्ट हैं। तो ये पिछले 20 साल के डेटा के बेसिस पे जो एक इंटरेस्टिंग शो बनाया है, मिस मत कीजिए। कल 11 बजे नहीं कल नहीं, कमिंग सून है। ओके, कमिंग सून मुझे भी झलक एक देख दी हमने। ओके, अभी हम झलक दिखाएंगे फिर कमिंग सून करूँगा बस, ठीक है। मुझे पता नहीं, मुझे लगा कल, अच्छा कल 11 बजे तो हमारा कुछ और विशेष आयोजन। ओहो, अच्छा दीप बता नहीं रहे हैं, समझ मैं सोचा उसको भी थोड़ा सरप्राइज रखा जाए। सरप्राइज, ओके, सस्पेंस। मैं सोचा कल 11 बजे कुछ तो विशेष है, कुछ नहीं, बहुत कुछ विशेष है। कल सुबह 11 बजे दीप ने मना किया अभी बताने के लिए, शायद या तो दीप सीक्रेट रखना चाहते हैं या फिर कुछ और धीरे धीरे करते आने में ट्विस्ट देना चाहते हैं। तो कल 11 बजे भी हम कुछ विशेष करने वाले हैं आपके लिए, मिस मत कीजिएगा। आइए सुमित जी के लिए एक बिल्कुल सुमित का सुपरहिट। जी सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, मेरे पास अभी एक सेल कॉल रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 3064, 3065, 3064, 3065 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इंडिगो। इंडिगो के अंदर ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। आज ऊपरी लेवल से सेलिंग प्रेशर बना है, कल का लो ब्रेक हुआ है। इंडिगो के अंदर आज अगर 3060 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिल जाता है 3060, तो उसके बाद इंडिगो में एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है, और 50 से 60 रुपए का फॉल इंडिगो में 2-3 दिनों के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके लिए इंडिगो में बिकवाली करके चलने का सलाह रहेगा, और जिन्होंने सेल किया है वो लोग अभी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट इनिशियल स्टार्टिंग है सेल का, फॉल का। ऊपर में जो इसका रेजिस्टेंस बन रहा है 3090, 3100 के आसपास का बन रहा है, तो 3100 के स्टॉप लॉस से इंडिगो में बिकवाली करे। नीचे में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 3025 का पहला टारगेट होगा, 3000 का दूसरा टारगेट होगा, तो बिकवाली करे इंडिगो 3025 से 3000 के टारगेट्स के लिए। फाइनली प्रेशर भी आ रहा है इंडिगो, सारे यात्रियों की हाई हाई लग रही है, ऐसा लग रहा है सच में सर। हाँ, ये भारी काम हो रहा है। लेकिन मैं एक बार वो फिर से तस्वीरें देखना चाहता हूँ इंडिगो की, जिन्होंने एयरपोर्ट में खाना खिलाया बेचारे। ये भगवान, सोचिए सर, ये हमारे हवाई यात्री हैं। और मतलब सबने गिव अप कर दिया। अभी 12 घंटे बाद चलो एटलीस्ट प्लेन में नहीं बैठना पड़ा है। आई थिंक लोग इसीलिए थोड़े खुश बैठे हैं कि एटलीस्ट प्लेन से बाहर तो निकले, हालांकि अपनी डेस्टिनेशन नहीं पहुंचे। सारे जमीन पर ऐसा क्या हमारे में से अगर मौका मिले तो कौन आप में से ये आनंद लेना चाहेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ, आप में से कोई मैं तो लेना चाहता हूँ, आप में से कोई आनंद लेना चाहता है? क्योंकि पहले मैं अपना बोल दूँ ताकि थोड़ा खुल के बोल पाए, नहीं तो इनको लगे अभी मैं बोलूंगा तो खींचे करेंगे। वाकिल साहब, आप जहाँ आप वहाँ मैं, जहाँ आप वहाँ मैं। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, मैं हूँ तो मेरे साथ आनंद लेंगे। वाह, वागिल साहब का नहीं सोचा था कि वागिल साहब को इन चीज़ों में आनंद आता है। जमीन से जुड़े हुए हमारे वागिल साहब बिल्कुल। तो और किसने हाथ खड़ा किया? बंसल जी। जी बंसल जी। अनिल जी आनंद तो सब लेना चाहते हैं अनिल जी। मुद्दे की बात ये है अनिल जी, सबसे खास बात क्या है इस पिक्चर के अंदर कि सबके सब फिट है अनिल जी, योगा करते हैं। आज की डेट में अनिल जी 80% लोग तो अनिल जी नीचे ना बैठ सकते हैं खुद, और बैठ के तो नहीं जी 80% में से मतलब कि 90% खुद उठ नहीं पाएंगे। तो जितने भी ठीक से बैठ सकते हैं नीचे अनिल जी, आपको फॉलो वही करे जो खुद बैठ जाए और दूसरे का हाथ ना मांगे उठने के लिए। तो भारत अनिल जी फिटनेस की तरफ जा रहा है, इस पिक्चर देख के नजर आ रहा है अनिल जी। व्हाट एन ऑब्जर्वेशन सर जी, बिल्कुल परफेक्ट है जी। हिमांशु जी। मैं भी यही कह रहा था, एक्सपीरियंस होना खराब नहीं, और वो भी अगर 3 वर्ष ना सुन नहीं पाए, कुछ तो ऑडियो में दिक्कत है। कुणाल जी। अनिल जी देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो आजकल लाउंज का हाल है अनिल जी, और जिसमें बंसल जी जाने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं अनिल जी,
ले जाते हैं मुझे एयरपोर्ट के लाउंजेस में, तो अनिल जी वहां पर भी ऐसा ही माहौल रहता है, बस सिर्फ यह है कि वहां पर सीट होती है लेकिन भीड़ भाड़ और अनिल जी माहौल ऐसा ही रहता है वहां पर भी। वहाँ पे भी कहाँ होता है आजकल, तो कई बार लॉन्ज में बाहर ही बोल देते हैं कि हाँ, नो जगह ही प्लेस नहीं टू स्टैंड, नो प्लेस टू सिट। हाँ, तो मतलब वो फिर भी आपको जाना है तो जाओ, मतलब फिर वो वैसा लोकल ट्रेन की तरह है। हाँ। चले जाओ अंदर जाओ, फिर वो जो आपके पास में बैठ के खा रहा है, हाँ। उसके पास में खड़े हो जाओ, ये इसकी प्लेट में कितना बाकी है। वो मॉल्स में भी ऐसा ही होता है ना, संडे के दिन वैसा वाला हो गया। उसको घूरते रहो कि अब ये उठे तो मैं बैठूं, वैसा। थैंक गॉड अभी तक वो शुरू नहीं है कि आपकी फ्लाइट कितने बजे की, आपकी कितने बजे की। थोड़े दिन बाद वो भी पूछना शुरू हो जाएगा लाउंज में कि आपकी 5:45 की। अच्छा, इनको तो टाइम है, चलिए ये इनकी 4:10 वाली फ्लाइट है, इनके पास खड़े रहते हैं, ये जल्दी उठेंगे। ये ऐसा होने वाला है। क्यों सुमित जी, आपने भी एक्सपीरियंस किया है ये लोकल ट्रेन में? नहीं अनिल जी, मेरे को ये नजारा देख के एक्चुअली अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ। 15-15, 20-20 हजार रुपया पे करके आदमी रनवे पे बैठ के खा रहा है। हाँ। और परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। मेरे को लगता है कि ये सब चीजों को देख के कोई सीरियस एक्शन होना चाहिए, सीरियस डिसीजन आना चाहिए, और ये सब सुविधाओं का ख्याल भी रखना चाहिए। और इस तरह से परेशानी जो लोगों को भुगतनी पड़ती है, जो झेलनी पड़ती है, उससे कुछ तो निजात मिलनी चाहिए, कुछ तो सोल्यूशन मिलना चाहिए। और उसके बाद वोट सारे ये सब चीजें उठाने के लिए सुमित जी को ही देना चाहिए। बिल्कुल। हाँ भाई साहब, यही इसी के लिए तो दिखाया जा रहा है ये सब, ताकि संज्ञान में आए, नजर में आए और इसमें कुछ एक्शन हो। कल से हम बड़ी मुहिम इसीलिए चला रहे थे कि देखिए महंगे हवाई किराए और सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं, सुविधा उससे ज्यादा ये कि देखिए हम इस बात को समझते हैं कि नेचुरल कैलेमिटीज़ हो सकती है, दिक्कतें हो सकती है, लेकिन एक सिस्टम प्रोसेस होना चाहिए कि किस तरह से एयरलाइंस कंपनी अपने यात्रियों को चीज़ें बताती है, समझाती है, सिखाती है, ताकि वो अगर उन्हें कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट करना हो तो कर सके। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई बीमार है, बुजुर्ग है, बच्चे, तो वो अपनी व्यवस्था कर सके। ऐसा नहीं कि 5-5, 6-6 घंटे आप फ्लाइट में बिठा के रखे फिर बोले कि हमें पता ही नहीं कि फ्लाइट जा रही नहीं जा रही, जाएगी तो कब जाएगी, क्या है। सो कम से कम इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक उसकी उस दिशा में। और एक्चुअली आजकल एयरपोर्ट पर ज़्यादा भीड़ भी इसलिए होने लगी है। अगर आपकी फ्लाइट है, अब 4 घंटे हो गए समझो, आप नहीं जा रही, तो आप क्या करोगे? आप लाउंज में जाके बैठ गए, कुर्सी जहाँ मिली बैठ गए, आप उठेंगे थोड़ी, पीछे से आने वाला आप जाओगे तो कोई दूसरा बैठेगा। Exactly. तो इसलिए कल से हमने मुहिम जो शुरू की, लाइन्स पर आओ एयरलाइंस, और ये इसीलिए कल शाम को आपने देखा कि बड़ा एक्शन एविएशन बिल्कुल हुआ है, जिसका हम स्वागत भी करते हैं, होना भी चाहिए। और अब इस एक्शन का असर आप देख रहे हैं, होता हुआ दिख रहा है। आज अब एक तो एसओपी आ चुकी है, काफ़ी कुछ की, आपको कब किस तरह से फ्लाइट्स कैंसिल करनी है, कब आप यात्रियों को जवाब देंगे, और अगर फ्लाइट्स कैंसिल होती तो उनके अरेंजमेंट्स किस तरह के होंगे, ये करना जरूरी है। और सबसे बढ़िया बात है कि अगर समय से पहले पता चल जाए तो आदमी घर से निकले ही ना, एयरपोर्ट पर आकर भीड़ भाड़ भी ना करे, है ना, आराम से। चलिए, बहुत ही बढ़िया। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। म्यूचुअल फंड्स को लेकर कुछ बड़ा एक्शन की तैयारी में है, और ये सारी बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर के साथ ब्रजेश हमारे साथ है इस वक्त। कुछ फंड हाउस और डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी कि म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले लोग सेबी के रडार पर हैं। सेबी ने ऐसे फंड हाउसेस को वार्निंग लेटर देने के बाद म्यूचुअल फंड के संगठन एमफी को भी इस बारे में कदम उठाने को कहा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं ब्रजेश बताइए। बिल्कुल, दरअसल कई नए म्यूचुअल फंड्स आए हैं और उनको अपनी स्कीम्स को पुश करना है, तो पुश करने के लिए कुछ ऐसे तरीके अपनाए जा रहे थे जो कि सेबी नियम के खिलाफ थे। जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स को हॉलिडे पैकेज देना, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बहाने उनको इंसेंटिव देना, तो इन सारी चीज़ों की शिकायत सेबी के पास पहुंची थी और बाकायदा प्रॉपर पैम्फलेट वगैरह छाप करके इस तरह की स्कीम्स को प्रमोट किया जा रहा था। जबकि सेबी का नियम ये कहता है कि आप जो भी इस तरह की चीज़ें आप इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते हैं, इस तरह के नॉन कैश रिवॉर्ड आप नहीं दे सकते किसी को। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो म्यूचुअल फंड इसमें शामिल थे उनको सेबी ने वार्निंग लेटर इशू किया है, और साथ ही एमफी से कहा है कि वो अपने मेंबर्स को स्ट्रिक्टली बोलें, और एमफी को इस बारे में 3 बार एडवाइजरी इशू करनी पड़ी है म्यूचुअल फंड हाउसेस को कि इस तरह की गतिविधियों में शामिल ना हों। दरअसल ये ट्रेंड काफ़ी दिनों से चल रहा था, अंत में सेबी को आकर इसमें दखल देना पड़ा, और बार बार एमफी की एडवाइजरी के बाद भी मेंबर्स ऐसे थे जो मान नहीं रहे थे। इसलिए अब ये लोग सेबी के रडार पर आए हैं और बाकायदा बोला गया कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जो एग्जाम्पल सेट कर दें। तो मतलब ये फंड हाउसेस को तो ऑलरेडी बोल चुके हैं, अब फंड हाउसेस को तो बोल चुके हैं, उनको वार्निंग लेटर इशू हो चुका है। एमफी को कहा गया, एमफी ने अपने लेवल पे इस महीने ही दूसरी बार जो है एडवाइजरी इशू की है कि इस तरह की चीज़ें ना करें जो है उनके मेंबर्स।
और डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो इंसेंटिव मिल ही रहा था, हॉलिडे पैकेज या इस तरह की चीज़ें। इसके बियॉन्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने लेवल पे भी लोगों को कह रहे थे, इन्वेस्टर्स को, कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट आप इस स्कीम में लगाते हैं तो हम आपको कुछ वापस कैशबैक दे देंगे। अच्छा, तो इस तरह की चीज़ें चल रही थी जिसे रोकने के लिए नजर में आगे, पकड़ में आगे। अच्छा क्या रेगुलेटर ने ये सब वक्त पे पकड़ लिया। हाँ, नॉन सीक्रेट है। हाँ, अच्छा, नॉन सीक्रेट सबको पता। देखिए, लेकिन दीप, ये चीज़ें हर बिजनेस में चलती है कि जहाँ भी आपको थोड़े एक्स्ट्रा कमाई हो रही है, उस कमाई को आप कहीं कहीं बिजनेस बढ़ाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ करें, चाहे इन्वेस्टर के साथ। अब फॉर एग्जांपल, अब जीरो ब्रोकरेज वाले जितने डिस्काउंट ब्रोकरेज है वो कैसे कर रहे हैं? अब आप एक चीज़ बताओ, घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? हाँ, सही बात। अब बिना ब्रोकरेज चलाए आप भारी भरकम बिना ब्रोकरेज लगाए भारी भरकम प्रॉफिट कैसे बना सकते हो? हाँ, सही बात है। तो ये होता है कि जो टर्नओवर चार्जेस वगैरह होते हैं, जो वॉल्यूम बेस लगते हैं, तो जितना ज़्यादा वॉल्यूम करते हो आप उतना टर्नओवर चार्जेस कम होते जाते हैं, और उसके बेसिस पे जो वो, और अब आप क्लाइंट को तो पूरा टर्नओवर चार्जेस लगाते हो जी। ये ब्रोकरेज में भी होता है, वहाँ तो पूरा चार्जेस लगेगा हर एक को। आपने 100 शेयर खरीदे तो भी आपको उतना उसी दर से लगेगा, किसी ने 1000 शेयर, लाख शेयर खरीदे तो भी उसको लगेगा। लेकिन रूल ये है कि जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ता है आपके चार्जेस कम होते जाते हैं, जो वो चार्जेस बचते हुए कमाई है। तो आदमी खुश है इन्वेस्टर की, चलो मेरे तो पैसे नहीं लग रहे, ब्रोकरेज नहीं लग रही, कोई बात नहीं। ब्रोकर भी कि ठीक है मेरे टर्नओवर चार्जेस बचे, है तो इनडायरेक्टली ये एग्जैक्टली। इसमें भी क्या ओपनली स्पेशल एसआईबी ड्राइव और इस तरह की चीज़ें, कैंपेन पूरा चल रहा था, लेकिन कैंपेन चल रहा है जब तक ठीक है, विद इन द रेगुलेशंस है। ओपनली पैम्पलेट छाप करके प्रमोशन हो रहा था ये सब, तो ये चीज़ें रेगुलेटर भी शायद थोड़े समय के लिए इग्नोर करेगा कि कोई नया प्लेयर आ रहा है मार्केट में। ऐसे चल रहा है 3 days 4 night चलो बैंकॉक पटाया वैसा। बिल्कुल। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर्स को लेके चलो ऐसा। हाँ, वो पटाया ले जा रहे थे, बिल्कुल पटाया ले जा रहे थे, लक्षद्वीप का पैकेज दे रहे थे, वो तो नहीं पता, लेकिन इस तरह की चीज़ें मतलब प्रमोट की जा रही थी। तो थोड़े समय के लिए रेगुलेटर इग्नोर कर सकता है कि नए प्लेयर्स, इनको शायद मार्केट में जगह बनानी है, थोड़ी सी लीवे हो सकती है, लेकिन ओपनली अगर प्रमोशन होगा तो फिर तो दिक्कत होगी। तो खुलेआम जो ये सब कुछ चल रहा है, इस पर है सेबी की नज़र, और सेबी ने किया है इस पर भरपूर एक्शन की तैयारी में। तो म्यूचुअल फंड और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स सावधान हो जाएं, क्योंकि आप हैं सेबी के रडार पर। अगर आप कुछ फंड्स की स्कीम्स को अनाप शनाप तरीके से, अलग तरीके से बेच रहे हैं, तो ये बड़ा लंबा मिस सेलिंग करते हैं। चलिए, ये है आपके लिए सेबी की तरफ से एक बड़ा एक्शन आने की तैयारी में। 3 बज चुके हैं और थोड़ी नरमी बैंक निफ्टी में अभी भी बनी हुई है, थोड़ी नरमी आपको निफ्टी में भी बनी हुई दिख रही है, बट कोई ऐसी बड़ी परेशानी आ नहीं रही है। पॉलीकैब ये 2-3 दिनों से थोड़े बाउंस बैक के मूड में, आज भी थोड़ा बाउंस बैक दिखा रहा है, 3% ऊपर है। बड़े कट्स आ गए थे, उसके बाद थोड़ी रिकवरी में है। वैसे तो वायदा कारोबार के बैन में। सुदीप जी, एक बार जरा पॉलीकैब पर अपनी राय देते। बैन का स्टॉक है, बट जिस तरह से एक बड़ी गिरावट के बाद अब 2-3 दिनों से थोड़ी संभलने की भी ये कोशिश कर रहा है सर। दीपांशु, पॉलीकैब का यदि हम चार्ट देखें तो 5400 5300 से जब ये फॉल आया था 3800 तक, वहां से अभी ये लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं कि माइनर रिकवरीज तो कर रहे हैं, बट फिर भी वो जो आखिरी जो बड़ा कैंडल था 11 जनवरी का 4400 और 3800 के बीच का, ये अभी भी उसके ऊपर भी नहीं जा पा रहा है, और जो 200 DMA है 4450 के करीब, मुझे लग रहा है अब ये ऑन द वे अप एक बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा। और जब तक कोई बड़ा क्लैरिटी कुछ नहीं आता है कि क्या हुआ था और क्या कंपनी का नाम है या क्या हद तक इन्वॉल्वमेंट है, या तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा न्यूज बेस्ड रहेगा। तो 4450 4500 के ऊपर जाने के बाद ही मैं बॉटम फिशिंग करना चाहूंगा, वरना आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस काउंटर एज ऑफ नाउ, जब तक ये थोड़ा क्लैरिटी ना आए इसके अंदर। बिल्कुल, थोड़ा क्लैरिटी ना आए तब तक थोड़ा सा करें इंतजार। आज थोड़ी सी रिकवरी जरूर आती हुई दिखी है, लेकिन रिकवरी अपनी जगह है और तो कुछ क्लैरिटी आना अपनी जगह, ये आप मानकर चल सकते हैं। लेकिन आज तेजी दिख रही है, मजबूती दिख रही है नैल्को और हिंदुस्तान कॉपर में। ये 2 स्टॉक सुर्खियों में है। क्यों है सुर्खियों में, कितने हैं और क्या वजह है? आशीष हमारे साथ तैयार बताने के लिए। जी आशीष। सर, ओवरसीज अगर आप देखें तो जो मिनरल्स के रिजर्व हैं, इसके लिए सरकारी कंपनियों ने, खास तौर पर अगर आप देखें तो हिंदुस्तान कॉपर और नाल्को ने एक जीवी का गठन किया था। काफ़ी बार इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। काबिल है इसका नाम, यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। इसने अगर आप देखें तो अर्जेंटीना में एक्सप्लोरेशन के लिए करार किया है,
जहां पर अगर आप देखें तो लिथियम की एक्सप्लोरेशन की जाएगी, उसके बाद लिथियम की माइनिंग भी की जाएगी। समय लग सकता है, 2 से 3 साल का समय यहाँ पर एस्टिमेटेड है कि देखने को मिल सकता है। और फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो जो प्रोजेक्ट की कीमत है वो 200 करोड़ के आसपास आ रही है। 3 कंपनियों के मिलकर जेवी है। अभी फिलहाल क्लैरिटी नहीं है कि कितना साल लगेगा, एग्जीक्यूशन में कितना लगेगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप है, वन ऑफ अ काइंड स्टेप है कि भारत में अगर आप देखें तो जो सरकारी कंपनीज है वो ओवरसीज जाके मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन कर रही है, माइनिंग कर रही है, अपने आप में काफी अच्छा माना जाता है। और अर्जेंटीना अगर आप देखें तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लिथियम रिजर्व है इनके पास, तो अपने आप में इन कंपनीज के लिए काफी अच्छा है। और इसी के चलते आज आपको भरपूर एक्शन देखने को मिला। नाल्को जो कि स्टॉक आज बैन से भी बाहर है, और हिंदुस्तान कॉपर इस स्टॉक पर भी नजर रखेंगे। ओके, नैल्को, हिंदुस्तान फोकस, ये 2 स्टॉक जहां पर आपको रखना है फोकस। और काबिल ने केमेन, ये अर्जेंटीना की कंपनी, इसके साथ करार किया 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और लिथियम और एक और कौन सा बताया, 2 प्रोडक्ट, एक तो लिथियम और अभी के लिए सर सिर्फ लिथियम अभी सिर्फ लिथियम, इसके एक्सप्लोरेशन और माइनिंग पर कुछ न कुछ बड़ा काम होने की तैयारी में। नैल्को और साथ ही हिंदुस्तान कॉपर, ये वो स्टॉक हैं, सरकारी माइंस मिनरल्स कंपनियां, इनको बढ़ने के लिए बहाना चाहिए। इतने मजबूत ट्रेंड में है, बहाना चाहिए, और ये बहाना मिलते ही तेज दौड़ लगाते हैं। आइए एक बिगुल स्पेशल पिक का आपके लिए आ रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले चोपड़ा साहब ने हमें फरमाया था कि वो कुछ बेहतरीन पिक्स देना चाहते हैं इस मार्केट में। आइए बिगुल। चोपड़ा साहब बताएं सर। अनिल जी, मुझे याद है पिछले साल की बात है, और मैंने ऐसे ही कुछ स्टॉक बोले थे, शायद यही 1-2 स्टॉक इसमें से ये भी होंगे। आपने कहा था आपने स्वेटर पहन रखे और आप गर्मी के स्टॉक बोल रहे हैं। तो आज जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, पहला मेरा स्टॉक रिकमेंडेशन है सिम्फनी, और सीजनल प्ले है। और जनरली मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि ऐसे स्टॉक को सर्दियों में खरीदना चाहिए, और जैसी गर्मी शुरू होती है तो तब बेचना चाहिए। और ऐसा हमने देखा है कि गर्मी के जो स्तर हैं वो हर साल बढ़ रहे हैं, और हर साल रिकॉर्ड गर्मी पड़ती है, और शहरों में खास करके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पोल्यूशन का भी दिक्कत है। तो इंडस्ट्रियल कूलिंग में, डोमेस्टिक कूलिंग में सिम्फनी का बहुत अच्छा मार्केट शेयर है, 60% से ज़्यादा, और बहुत ही अच्छी कंपनी है, अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत पुराना कंपनी है। तो 923 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है अभी, और मैं इसका जो टारगेट देना चाहता हूँ वो है 1150। दूसरा स्टॉक है जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है वाडीलाल। हम सब आइसक्रीम खाते हैं गर्मियों में, और आइसक्रीम की जानी मानी कंपनी है, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है इस कंपनी का। और मुझे लगता है कि यदि ये स्टॉक यहाँ लिया जाए जो 2575 के करीब ट्रेड कर रहा है, ये 3000 और 3100 के टारगेट के लिए इसको खरीदा जा सकता है। तो वाडीलाल मेरा दूसरा पिक होगा। और तीसरा भी इसी के लाइन में वर्लपूल है। वर्लपूल में हमने एक बहुत बड़ी गिरावट देखी थी पीछे, और गिरावट के पश्चात इसमें एक कंसोलिडेशन भी देखने को मिला था। तो करीब करीब 1360-65 के लगभग ये स्टॉक चल रहा है। मुझे लगता है ये 1500 और उसके बाद 1600 जाने का दमखम रखता है गर्मियों तक। तो इन सारे स्टॉक्स में जो गिरे पड़े हैं उनमें खरीदारी करी जाए। और ऐसे स्टॉक्स जहां पर, जब मैंने पहले बोला कि जहां पर यूफोरिया है, अनिल जी बोल रहे थे, और जहां पर जो ओवरबॉट कैटेगरी में है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग अवश्य करें, और ऐसी कंपनीज पर डालें जहां पर आने वाले 3-4 महीने में अच्छा पोटेंशियल है, और बहुत अच्छी बैलेंस शीट्स हैं, अच्छी कंपनीज हैं, स्टेबल कंपनीज हैं, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है। तो ये 3 स्टॉक्स में आज रिकमेंड करना चाहता हूँ अनिल जी, और ये प्राइमरली गर्मी के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है इस साल भी रिकॉर्ड गर्मी पड़ेगी, और इन तीनों स्टॉक्स में मुझे काफी पोटेंशियल दिखाई देता है। क्या बात है, चोपड़ा साहब ने सिम्फनी, वाडीलाल और वर्लपूल, ये 3 स्टॉक ऐसे हैं जिनके प्रोडक्ट गर्मियों में अच्छे खासे बिकते हैं। यहाँ पर अभी भरी सर्दी में दिल्ली वालों का हाल देखो सर, आपने तो बोल दिया। कुणाल जी, बंसल जी, हिमांशु जी ऐसे ऐसे हिल रहे हैं, ठिठुर रहे हैं बिल्कुल इनके नाम से। बट एक मासूम सा सवाल आया मेरे मन में। कुणाल जी, आपकी इजाजत हो तो चोपड़ा साहब से पूछ लूं, क्योंकि चोपड़ा साहब अगर जवाब नहीं देंगे तो जवाब आपको ही देना है। जी कुणाल जी। अनिल जी, आपके मासूम सवाल आज तक कभी मासूम हुए नहीं अनिल जी, फिर भी पूछिए। पूछने वाला तो मासूम है, चलो मान लिया सवाल नहीं तो। अनिल जी आप मासूम हैं। हाँ बस भी ठीक है। चलिए, तो पहली चीज सवाल ये है चोपड़ा साहब कि सर्दियों के मौसम में आप भरी गर्मी वाले शेयर दे रहे हैं, तो क्या हम ये सोचें कि जब भरी गर्मी आएगी तो आप बारिश वाले शेयर देंगे, एक सीजन आगे चलेंगे? अनिल जी,
होता ऐसा ही है कि अगर आपको जैसे अब तो खैर शुगर की स्टोरी बदल गई, मगर आपको याद होगा कि जैसे दिवाली के आसपास या फेस्टिव सीजन के आसपास शुगर का ऑफटेक बढ़ जाता था, तो हम लोग जनरली मॉनसून में शुगर खरीदते थे और जैसी सर्दियां आती थी या दिवाली का शुरुआत होता था तो हम बेच देते थे, तो वहां पे एक सीजनल इफेक्ट मिल जाता था। मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स गिरे पड़े हैं और अच्छी कंपनीज हैं और इनमें पोटेंशियल है, और जैसे ही इनकी अब मुझे लगता है कि फरवरी मिड के बाद से एकदम से गर्मी पड़ना शुरू हो जाता है और मोस्टली पूरे इंडिया में जो सर्द माहौल है वो खत्म होने लग जाता है, तो बहुत अच्छा पोटेंशियल दिखाई देता है। और लास्ट ईयर मुझे अच्छे से याद है, आपने कहा था कि विजय सर आपने स्वेटर भी पहना हुआ है कोट के नीचे और आप गर्मी वाले आइसक्रीम के शेयर बोल रहे हैं, तो इस बात पे भी काफी हम लोगों ने आनंद उठाया था। तो मुझे लगता है कि 3 से 4 महीने के पर्सपेक्टिव से ये तीनों स्टॉक्स बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल, और ये इसलिए सर कि ताकि याद रह जाए, ये इस तरह की चीज़ों में याद रह जाता है कि हाँ कब कौन सा स्टॉक रिकमेंड हुआ था। लेकिन ये इसी आप एक तरह से कि फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट की दूरदर्शिता कह सकते हैं कि जब सब लोग बात करेंगे तब वो पैसा नहीं बनेगा, जब सब लोग इग्नोर करेंगे तब पैसा बनेगा। और बंसल जी की आ रही है इस पर विशेष टिप्पणी। जी बंसल जी। नहीं अनिल जी देखिए, आप विजय जी को बोल रहे हैं अनिल जी, आपने जब गर्मियां शुरू हुई थी अनिल जी, जस्ट गर्मियों का आगाज भी नहीं जस्ट हुआ था, उस समय अनिल जी आपने वो वाला कंपनी का शेयर रिकमेंड किया था जो कि भरी सर्दी में अनिल जी इस्तेमाल होता है, यूज होता है, और वो मल्टीबैगर हो चुका है। वो तो कंपनी का नाम मैं बताऊं अनिल जी, ये आप खुद गैस कर लेंगे अनिल जी, उसका मैनेजमेंट भी आया था अभी न्यूज पर और प्रोडक्ट अनिल जी सर्दियों में यूज होते हैं उसके। सर्दियों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट को भरी गर्मी में मैंने भी ऐसा काम किया है। प्लीज बताइए सर, मुझे याद नहीं आ रहा। अनिल जी तिलक नगर इंडस्ट्रीज अनिल जी ना तो वो विस्की बनाता है ना वो बियर बनाता है, वो बनाता है अनिल जी ब्रांडी, जो कि सर्दी में मुझे कैसे पता है यार, मुझे कैसे पता? मुझे तो आज तक ये पता चला है कि लोग गम में भी पीते हैं, खुशी में भी पीते हैं, सुबह भी पीते हैं, शाम भी पीते हैं, दिन में भी पीते हैं, रात में भी पीते हैं, खुद के यहाँ भी पीते हैं, दोस्तों के यहाँ भी। तो मैं कैसे समझूं कि ये सर्दियों का ही प्रोडक्ट है? इसकी बात कर रहे हैं अनिल जी? जी कुणाल जी। अनिल जी किसका विवरण दे रहे हैं अनिल जी? ये अरे कुणाल जी, मतलब ये आपके पेय, आप नहीं, इनके पेय पदार्थों का, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये सर्दियों का प्रोडक्ट है? मुझे तो आइडिया भी नहीं। मैंने तो आज मेरा जनरल नॉलेज बढ़ा है कि ये ब्रांडी वाला, हाँ ये सर्दियों का प्रोडक्ट है। बंसल जी सर्दियों का है, तो आगे हम अगली बार से गर्मियों में रिकमेंड करेंगे। बताइए, मैं चोपड़ा साहब से भी निवेदन करूंगा इस बार गर्मियां आए तब याद रखिए आप। क्योंकि सीजनल स्टॉक में चोपड़ा साहब के वो बना ही देता हूँ, एक चोपड़ा साहब के सीजनल स्टॉक्स, है ना? हाँ एकदम ब्रांडिंग हो जाएगी चोपड़ा साहब के सीजनल स्टॉक्स। बढ़िया आइडिया। ऑफ सीजन सेल में जब चोपड़ा साहब के सीजनल स्टॉक खरीदे जाएंगे और जब सीजन आएगा तब वो कमाल करके दिखाएंगे। चलिए, तो 3 सीजनल स्टॉक सिम्फनी, वाडीलाल और वर्लपूल पसंद किए हैं चोपड़ा साहब ने। आइए बढ़ते आगे। और आज हमने सोचा कि ढेर सारी, जिस तरह से लिस्ट लंबी होती जा रही है डे बाय डे बैन से बेनिफिट वाली, समय लगता है तो हम क्यों ना पहले से ही बैन लिस्ट का अवलोकन कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष कितने 13 है ना अभी? ना सर 15 रखे तो स्टॉक है। माय गॉड, अच्छा 15। हाँ बताएं। 15 स्टॉक है और कल भी 15 ही मिलेंगे। 3 एंट्री कर रहे हैं, 3 एग्जिट करने के लिए। इतने बदलाव हो रहे हैं। बाहर निकलने वाले पहले बताता हूँ। एस्कॉच 79% हो गया, BHEL हो गया है 79.5 और सेल यहाँ पर आप देखिए तो 80.26% है। अभी बॉर्डर लाइन पर है, 80% से नीचे जब तक नहीं आएगा स्टॉक बैन से बाहर नहीं दिखेगा। तो बाहर निकलने वाले एक और बार बताता हूँ, सेल, BHEL और एस्कॉच। एंट्री के लिहाज से 3 स्टॉक है। सबसे पहला है जो बाहर आया नाल्को, यहाँ पर पोजीशन काफी तेजी से और बड़ी बनी है, 125% हो गया अभी मार्केट वाइड पोजीशन में। दूसरा स्टॉक है, ये भी काफी बजिंग है, ABFRL 98% है। और अशोक लेलैंड है, बहुत लंबे समय के बाद ये स्टॉक ऐसा लग रहा है जहां पर अगर आप देखें तो 95% के ऊपर पोजीशन यहाँ पर देखने को मिली है। फिलहाल 95.5% है, इसका थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन स्टॉक को रडार पर रखेंगे। समय हमारे पास काफी बचा हुआ है। तो नाल्को, ABFRL और अशोक लेलैंड ये एंट्री करने के दावेदार है। बाहर निकलेंगे एस्कॉच, BHEL और सेल। आंकड़ा वही देखने को मिलेगा 15 स्टॉक का। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। नेल्को और ABFRL ये 2 स्टॉक तो आज हिमांशु जी ने रिकमेंड कर लिए। सुबह सुबह स्टॉक ऑफ द डे नेल्को, उसके बाद बाजार खुलने के बाद उन्होंने ABFRL भी बोल दिया कि खरीदारी की राय। इन दोनों पर हिमांशु जी आप अपनी राय तैयार रखें। अशोक लेलैंड
सुमित जी ने पसंद किया था, इफ आई एम राइट सुमित जी, अशोक लेलैंड ये सुमित जी का था, ये भी बैन में जाने को तैयार है। नेल्को ABFRL दोनों बैन में जाने को तैयार है। हिमांशु जी क्या करना है? अनिल जी, नाल्को का तो टारगेट्स आ गए हैं, तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है जो मेरी कॉल थी, लेकिन मुझे अभी भी लगता है अनिल जी कि इस स्टॉक में काफी बड़ा मोमेंटम अभी बाकी है। और अनिल जी, नाल्को की अगर मैं बात करूं तो कल ये आशु जी की भी रिकमेंडेशन लिस्ट में था, तो ड्यू क्रेडिट उनको भी। तो मुझे लगता है अनिल जी कि इसको डिलीवरी प्ले किया जा सकता है अभी भी, अगर सुबह किसी ने नहीं लिया तो अभी भी मुझे लगता है इसको कैश में बाय एंड होल्ड करें, बड़ी तेजी बाकी है। और सिमिलरली अनिल जी, आदित्य बिरला फैशन में भी मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक बैन में भी आता है तो भी एक आध दिन की साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद ही स्टॉक में एक बड़ा मूव आ सकता है, तो इसको भी आप कैश में डिलीवरी लेके होल्ड करें। है आपके लिए AB फैशन और नाल्को यहाँ पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में ये काउंटर आ सकते हैं। बाय द वे कुछ और स्टॉक्स जो हमारे एक्सपर्ट्स को भी पसंद आए, अनिल जी आपको भी पसंद आए, केप्री ग्लोबल, जरा इसको पुल अप करते हैं। 18% की रैली आ रही है, आज सुबह रेकमेंड किया था अनिल जी आपने, आई थिंक पहली बार ये रिकमेंडेशन लिस्ट में आया है, और आई थिंक साल की शुरुआत में हमने मैनेजमेंट से बात भी करी है। 18% की मूव सर, और सुबह से गेंस होल्ड कर रहा है, और अब तो पिछले 5-10 मिनट में और ज्यादा ऊपर की गेंस आ रही है इसमें। तगड़ा मूव आया, तगड़ा मूव आया, 18% के आसपास का गजब का मूव है, दिन के हाइपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। हमने 1000 और 1200 रुपए के लॉन्ग टर्म के टारगेट दिए, तो ये तो 1000 के टारगेट की तरफ आज ही बढ़ने को तैयार है बड़ी तेजी से। आज के तो खैर सारे टारगेट सुबह ही हिट हो गए, क्योंकि हमने इस साल की शुरुआत में जब मैनेजमेंट से बात की थी, मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट नजर आया हमें, सारे बिजनेसेस वर्टिकल्स को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, 30% प्लस की ग्रोथ की बात वो सालाना कर रहे हैं अगले 2-3 साल के लिए। एक और दूसरा ये था कि आज जो आया था कि इंश्योरेंस बिजनेस के लिए जो उन्होंने शुरुआत की, जिसमें वित्त वर्ष 2025 तक बड़े इंश्योरेंस बिजनेस से पैसा आने की, नेट फीस इनकम की ये जो बात कर रहे हैं, मुनाफे में जुड़ने के, ये दोनों ही चीज़ें थी जिसके दम पर आज, और इसको कवर करने के पीछे सबसे बड़ा कारण जो दीप था वो ये था कि अगर आप देखें मोतीलाल ओसवाल की जो वेल्थ क्रिएशन स्टडीज, यस सर, इस बार उन्होंने कोई हॉकी स्टिक थीम रखी कि जिसकी वो किस तरह से स्टॉक्स में रिटर्न बनते हैं, तो उनमें सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जो टॉप 10 कंपनी उसमें नंबर 1 पे ही है वेल्थ क्रिएशन के वहाँ फास्ट पिछले 5 साल में, और सबसे कंसिस्टेंट में भी ये रही है उस हिसाब से टॉप 10 में। तो इसलिए हमारी रिकमेंडेशन लिस्ट पे आया भी। तो चलिए बढ़िया स्टॉक में एक्शन होता हुआ दिख रहा है, जिनका लॉन्ग टर्म का व्यू है डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो खैर किसी को बताने की जरूरत ही नहीं, 19% बढ़ने पर क्या, सब अपना अपना व्यू, बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से मेरे ख्याल से पोर्टफोलियो में रखने लायक है। और अगर ऐसा होगा तो एक बार हम मैनेजमेंट को बुला कर एक बार फिर से बात करके समझेंगे भी क्या टारगेट हमें 1200 से और बढ़ाकर 1500 या कुछ ऐसे करने चाहिए, वो देखना पड़ेगा एक बार, जरा वैल्यूएशन समझना जरूरी होगा। बट ओवरऑल बढ़िया एक्शन होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, चलिए बढ़िया एक्शन ओवरऑल इस काउंटर में होते हुए दिख रहा है। आइए कुछ और स्टॉक्स पर भी बात कर ली जाए। PNC इंफ्रा आज सुबह से ये भी अच्छे एक्शन में है, एक बार अरमान से जान लेते हैं PNC इंफ्रा में क्या कुछ चल रहा है। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, PNC इंफ्रा की बात करें तो कंपनी जो है वो अपने 12 रोड असेट्स बेचेगी, और कंपनी और उसकी सब्सिडरी जो अगर बात करें इसमें हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के साथ उन्होंने ये डेफिनेटिव एग्रीमेंट किया है। अगर जिस भाव में अगर आप बेचेंगे उस हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग इंटरप्राइज वैल्यू की स्पेसिफिकली बात करें तो 9000 करोड़ के आसपास की इंटरप्राइज वैल्यू है, जिसकी इक्विटी वैल्यू 2900 करोड़ है। उसमें अगर आपको दिखेगा ये बेचते हुए दिख रहे हैं। अब अगर आप बात करें कंपनी 11 नेशनल हाईवे जो है, ये टोटल जो बेचने वाले हैं वो 11 नेशनल हाईवे हैं, जिसमें आप यूपी, MP, कर्नाटका और राजस्थान में 3800 किलोमीटर का लेन जो है वो ये बेचेंगे। अब अगर आप 30 सितंबर तक थोड़ा अगर आप आइडिया दें कंपनी के हिसाब से, अगर आइडिया लें तो 30 सितंबर 2023 तक कंपनी की ऑर्डर बुक लगभग 18,000-17,800 करोड़ के आसपास की थी, और 70% इनकी आय जो है वो रोड प्रोजेक्ट से और 20% के आसपास टोल से आती थी। हालांकि अब इस पैसे का उपयोग कैसे किया जाता है वो देखना होगा, पर कंपनी की बुक्स में अगर आप देखें तो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की बोरोइंग्स भी है। और अगर आप उस हिसाब से आप रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 1 साल में 45%, एक महीने में 23% और पिछले 15 दिन में लगभग 19 से 20% का रिटर्न आता हुआ दिखा है। तो ये आपके लिए PNC इंफ्रा, आज सुबह स्टॉक ऑफ द डे में इसकी बात की गई थी, और सुबह से ही ये दोनों स्टॉक्स PNC इंफ्रा और केप्री ग्लोबल दोनों ही बड़े एक्शन में आपको दिख रहे हैं। बाय द वे केप्री ग्लोबल सर्किट और इसमें एक कॉम्प्लीमेंट हिमांशु जी को भी देना है जी। हिमांशु जी की 650 से 700 रुपए की रेंज से इनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है। SPL मिड कैप में हिमांशु जी बता रहे हैं रिकमेंड भी क्या है। हिमांशु जी बताएं क्या टारगेट्स थे आपके, पूरे हुए या अभी और आगे ऊपर के हैं टारगेट्स?
अनिल जी जब रिकमेंड किया था तो 1000 रुपए के टारगेट थे, जो कि हमारे जैसे बंसल जी कहते हैं कि स्टोन अवे डिस्टेंस पर है, जो कि डेफिनेटली मुझे लगता है कल तक हासिल हो ही जाएंगे। खाली हेलो 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 एक मिनट, खाली स्टोन अवे डिस्टेंस नहीं, स्टोन थ्रोइंग अवे, बीच में स्टोन पत्थर फेंकना भी पड़ता है ऐसा। बंसल जी, एम आई करेक्ट? जी अनिल जी, मैं भी ये देख रहा था, मिस कर गए हिमांशु जी, स्टोन थ्रो अवे डिस्टेंस। हाँ, तो और अनिल जी एक चीज आपने नोट नहीं करी है, आजकल हिमांशु जी वो मतलब कि 1 साल पुराने वाले कुणाल जी बने हुए हैं, बिल्कुल टाई नहीं पहनते हैं। अच्छा, हम तो कभी पहनते हैं कभी नहीं पहनते हैं। वंस अपॉन अ टाइम वो कुणाल जी को भी कोविड टाइप जैसा हो रखा था ना, टाई बिल्कुल इन्होंने वो भी बंद कर रखी है, अभी थ्रो अवे भी गायब कर दिया, टाई भी गायब कर दी है। तो इसे में क्या अनिल जी, व्हाट इज हैपनिंग अनिल जी? इसे मैं आपकी कंप्लेन ही समझू ना। ठीक है जी कुणाल जी, बिल्कुल नीट क्लीन क्लियर कंप्लेंट अनिल जी। ओके, स्मार्ट लगते हैं टाई पहन के अनिल जी, 5 साल यंगर लगते हैं हिमांशु जी। जी कुणाल जी, अनिल जी, आई हैव रिस्टोर्ड माय टाइज बंसल जी, विद बंसल जी। बहुत बढ़िया सर। ओके, तो जी हाँ हिमांशु जी, हाँ आप कुछ पत्थर फेंक रहे थे बंसल जी की तरफ जी। अनिल जी गलती हो गई। मैं ये बोल रहा था अनिल जी अनिल जी ये स्टॉक को अनिल जी आइडेंटिफाई करने का जो टेक्निकल रीजन था अनिल जी, वो बहुत एक इंटरेस्टिंग रीजन था। बाजार में जब अनिल जी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी, उसके बावजूद ये स्टॉक बहुत, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे लॉन्ग टर्म, तो मतलब वॉलेटिलिटी नाम की चीज ही नहीं थी स्टॉक में। बहुत नैरो रेंज में कंसोलिडेशन और उसके बाद इवेंचुअली थोड़े से हाइज देखने को मिलते थे। तो इस तरह के स्टॉक्स अनिल जी जिसमें वॉलेटिलिटी कम देखने को मिलती है, ये एक क्राइटेरिया का पैरामीटर इसमें मैच होता हुआ नजर आया था, जिसके चलते मैंने इसको रिकमेंड किया था। और ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स तो अच्छे थे ही। तो अनिल जी 1000 रुपए तक के तो मेरे शॉर्ट टर्म टारगेट्स थे, पर मुझे लगता है कि जिस तरह से अब आपकी भी रिकमेंडेशन लिस्ट में है, तो डेफिनेटली यहाँ पर होल्ड करना चाहिए और लॉन्ग टर्म में और बड़े टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ओके, तो लॉन्ग टर्म में और बड़े टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। पीएनसी इंफ्रा पर रखिए नजर, कैप्री ग्लोबल पर रखिए नजर, दोनों में ही आपको बड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा है। और ऑफ कोर्स कैप्री ग्लोबल तो अब आपके लिए अपर सर्किट पर भी आ चुका है। आइए फिर 3-20 लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी भी। अनिल जी, कमजोरी है, अमेरिकी फ्यूचर्स लंबे वीकेंड के बाद आज ट्रेड करेंगे। 250 अंक नीचे डाउ फ्यूचर्स हैं, 125 अंक नीचे नैस्डैक फ्यूचर्स आपको दिख रहे हैं। तो कमजोरी तो वहां से आ रही है। यूरोप में भी आधे % की गिरावट है। कच्चा तेल आधा % ऊपर है, बट रुपए पर रखिए अनिल जी नजर, आज 20 पैसे रुपया कमजोर हुआ है। तो रिसेंट डेज का जितना भी पुल बैक था, आज रुपए ने सारा एक ही मूव में गिव अप कर दिया। 20 पैसे की बड़ी गिरावट आज रुपए में आई। तो आज डॉलर इंडेक्स और रुपए का मूवमेंट काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। एंड ऑफ कोर्स चीन की तरफ से भी वो जो अनाउंसमेंट आया, शायद शाम को अमेरिका में उसका भी रिएक्शन दिखे। वो बताएं सर, क्या करके जाना? टू मेनी मूविंग फैक्टर्स। यस सर। चाइना का इम्पैक्ट जो थोड़ा आ चुका है, डाउ फ्यूचर्स का हाल, फिर एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट, अपने जो है जितना है जितना खाया उसको डाइजेस्ट कर ले, नया और खाने की जरूरत नहीं। कभी कभी व्रत, उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग ये कर लेना ठीक रहता है ना। और रोज मार्केट आपको मौका तो देता है, ऊपर में लेने देने का, नीचे में लेने का, दोनों तरफ के चांस मिले तो कल की कल देखी जाएगी। कोई ऐसी हड़बड़ी और जल्दबाजी है नहीं आज खरीदारी करने की, नहीं कोई ऐसा क्लोजिंग दे रहा है जिससे आप बहुत डर के दुम दबा के बेच के भाग जाएं। जो पहला सपोर्ट रेंज है आपका 21,965, 22,025 बंद भी वहीं हो रहा है। 48,000 के नीचे बंद होने पर या जाने पर पहला कमजोरी का संकेत तो आएगा, वो आया ही नहीं। तो ऐसी कोई कमजोरी वाली बात भी है नहीं। सो आई थिंक अभी भी ट्रेंड कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी जिनको लग रहा है अरे गिर गए, अरे भाई कितने गिरे? स्मॉल कैप इंडेक्स 75 पॉइंट, मिड कैप इंडेक्स 0.4%। अब यार ये तो ऐसा कि मतलब बिल्कुल कोई लाल में दिखे ही ना, ऐसा तो मार्केट होता नहीं। सो आई थिंक कोई टेंशन की बात नहीं। अगर आपको डर लगता है तो 21,800 का पुट ऑप्शन खरीद के आप हेज करके चले। शॉर्ट है तो 22,200 का कॉल ऑप्शन खरीदें, ना भी खरीदे तो चलेगा। बैंक निफ्टी में जरूर आप अगर हेजिंग करना चाहें तो या तो 47,800 या 48,000 का पुट ऑप्शन खरीदें अपनी श्रद्धा के अनुसार, ताकि अगर एचडीएफसी बैंक की वजह से कोई बड़ा गैप डाउन गैप अप हो जाए तो आप अपनी सेफ्टी रखें। और शॉर्ट है तो 48,300 का कॉल ऑप्शन आपके पास होना चाहिए। फ्रेश पोजीशन न निफ्टी में न बैंक निफ्टी में बनाने की राय जो है उसे आपको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो फ्रेश पोजीशन मत बनाइए, थोड़ा लाइट रहिए।
कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल का कल देखा जाएगा मिड वीक सेशन के लिए जब हम वापस आएंगे तो। बट कमजोरी के साथ बाजार बंद होने को तैयार है। कुछ स्टॉक्स जिन्होंने होल्ड आउट करा है, ये एक दो स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। बीपीसीएल वागले साहब आज टॉप गेनर है निफ्टी का। ऑयल मार्केटिंग कंपनी थोड़ा अच्छे भी हैं और डेज हाई से ज्यादा दूर भी ये बंद होने की तैयारी में नहीं है। बीपीसीएल जरा बताएं सर क्या करना है इसमें और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे कल के लिए सर? दीपांशु, आज एक्चुअली इसने मल्टीपल टॉप्स को ब्रेक किया है। मुझे ज़्यादा बेटर कंफर्ट आता अगर ये 475 के ऊपर निकलता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये 485 490 तक ये मूव में जाने के लिए तैयार है। और आज के जो वॉल्यूम्स है वो एक्सेप्शनल है। जब स्टॉक में बाइंग आती है वॉल्यूम्स के साथ तो ये मूव आगे चलनी चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि अगले 2 से 3 दिन 4 दिन में ये 500 की तरफ जाने की तैयारी है। आपका स्टॉप लॉस 465 का होना चाहिए। ये है आपके लिए बीपीसीएल, इस पर रखिएगा नजर, बड़े एक्शन के साथ ये बंद होने की तैयारी में है। टाइटन पर भी रखिएगा नजर, इस पर भी एक अच्छी मूव आज आती हुई दिखी है। सुबह भी हमारे रेडार पर था टाइटन, इसकी चर्चा भी हुई थी और वहां से अगर आप देखें तो स्टॉक भी अच्छी मूव के साथ बंद हो रहा है। वागले साहब ने रेकमेंड टाइटन को भी किया था, अच्छी मूव रही है। आईटीसी पर भी रखिए नजर, इसमें गोल्डमैन सैक्स और जीक्यूजी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। अपडेट आया था थोड़ी देर पहले जहां पर उसके बाद आईटीसी में आपने थोड़ा थोड़ा एक्शन भी बनते हुए देखा। सुदीप जी, आईटीसी जरा इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दें सर। जी दीपांशु, आईटीसी में हमने देखा था कि एक जो कंसोलिडेशन दिसंबर महीने में देखा गया था 450 और 465 के बीच में, वहां से हमने जनवरी फर्स्ट वीक में एक ब्रेकआउट देखा। फिर से स्टॉक अपना 20 डीएमए को 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने आया था नीचे। और अब पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से तकरीबन अराउंड 463 464 से एक बाइंग सपोर्ट नजर आ रहा है और पिछले 3 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन भी स्टॉक बना रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से ये जो न्यूज आया है इसका भी इम्पैक्ट पॉजिटिव है और 1.25% आईटीसी में आज हमें इजाफा भी दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 463 के स्टॉप लॉस से इसे खरीदा भी जा सकता है। 490 से लेके 496 का टारगेट मुझे आने वाले कुछ 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में नजर आ रहा है। यह आपके लिए आईटीसी ये भी अच्छे एक्शन में दिख सकता है। यहाँ से 20 रुपए की मूव आते समय दिख सकती है इस काउंटर में। आइए वागले साहब के लिए एक बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, मेरा एक्चुअली आईटीसी पे ही कॉल है। बीटीएसटी करके चलना चाहिए। 474 का करंट भाव है, 474 2025 का करंट भाव है। सिर्फ 4 रुपए की रिस्क लीजिए। 470 के नीचे जाता है काट लीजिए। ऊपर में 484 485 तक के लेवल्स आपको कल मिलने चाहिए। तो एक 10 रुपए की अपसाइड है, 4 रुपए का रिस्क है। और ये 477 78 पार निकलता है कल तो स्टॉप लॉस कॉस्ट पे कर दीजिए, तो रिस्क बहुत कम है। आईटीसी पर खरीदारी करके जाएं, ये है वागले साहब की राय। सुदीप जी के लिए भी एक बिगुल, बीटीएस डबल टी का। बताएं सुदीप जी। दीपांशु, मेटल स्टॉक से ये एक पिक है। हम देख रहे हैं 5-6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। 4-4.5% स्टॉक तेज है और स्टॉक का नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल में हमने देखा है पिछले 5-6 दिन का जो कंसोलिडेशन था 113 और 116 के बीच में, वहां से आज एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया और स्टॉक ने आज 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तो होल्ड किया है, साथ ही साथ फिर से 10 डेमा के ऊपर भी सस्टेन करना चालू कर दिया है। तो मुझे लग रहा है मौजूदा भाव से बाई किया जा सकता है 116 के स्टॉप लॉस से 126 और 128 के टारगेट के लिए। 126 और 128 के टारगेट के लिए सेल पर करें खरीदारी। एक और मेटल स्टॉक जहां पर आपको बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। हिमांशु जी के लिए भी एक बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। दीप, पहले तो ये कि आईटीसी पर मैं वागले जी के बिल्कुल साथ हूं। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये स्टॉक एक बहुत अच्छे मूव के लिए तैयार है। जिन लेवल से इसमें ब्रेकआउट आया था उस सपोर्ट को रीटेस्ट किया और एक मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली स्टॉक में एक बीटीएससी ट्रेड बनता है। ऑलरेडी आईटीसी कवर हो चुका है। तो मेरा जो स्टॉक है, स्टॉक का नाम है एमसीएक्स। दीप, ये स्टॉक भी मुझे लगता है कि एक अच्छी डिसेंट साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद एक बड़े मूव के लिए तैयार है। ये ट्रेड 1 से 2 दिन के नजरिए से लेकर चलने की सलाह है। 3155 3160 के करंट लेवल्स हैं। यहां से लेकर 3135 40 तक कोई डिप मिलता है तो पोजीशन को ऐड करें। 3110 3100 का स्टॉप लॉस लगाएंगे।
मेरा मानना है कि ये अपसाइड में 3300 3350 तक की मूव दिखाने के लिए तैयार है। आज हमने एक्सचेंज मार्केट से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें आज बिल्डअप होता हुआ देखा, और एमसीएक्स का भी एक काफी पॉजिटिव, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है जो कि एक कंसोलिडेशन मोड से निकलने के लिए तैयार है। तो एमसीएक्स में भी खरीदारी करके चलने की सलाह है। एमसीएक्स सेल, आईटीसी, छोटे लेटर के काउंटर्स बट बड़ा इम्पैक्ट दिखाने की तैयारी में ये सारे स्टॉक्स आपको आते हुए दिख रहे हैं। चलिए यहाँ पर आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। चलिए क्लोजिंग की तरफ फिर बढ़ते हैं। आज शुरुआत तो अच्छी हुई, नए रिकॉर्ड्स भी दिखे, नए लेवल्स भी आपको आते हुए दिखे, उसके बाद मुनाफा वसूली आई है। कोई ऐसी बड़ी गिरावट नहीं है। बैंक निफ्टी देखेंगे मात्र 50 अंक नीचे बंद हो रहा है। निफ्टी की बात करेंगे तो 60-65 अंक नीचे बंद हो रहा है। कुछ ऐसा बड़ा गिरावट नहीं आई। थोड़ी मिड कैप्स में आप आधे % की वीकनेस देख रहे हैं, बट ब्रेथ आज उतनी अच्छी नहीं थी जितनी रेस्ट ऑफ द डेज हमने देखी है। नॉनदलेस बीपीसीएल टॉप गेनर था। टाटा स्टील, टाइटन, आईटीसी, मारुति, एलएनटी यहाँ पर अच्छी मूव आई। टाटा मोटर्स भी पॉजिटिव था। नंबर से पहले एचडीएफसी बैंक में हल्की खरीदारी थी। एक्सिस, अल्ट्राटेक, ओएनजीसी, हीरो, यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन आपने देखा है। वीकनेस कहाँ पर थी? डिवीज 2.25% का कट, एचसीएल टेक 2% नीचे था, एनटीपीसी, विप्रो, रिलायंस में आपने 1.5% की कमजोरी देखी है। इन्फोसिस भी 1.5% नीचे रहा है। टीसीएस में भी आपने वीकनेस देखी है। एलटीआई, माइंडट्री यहाँ पर भी कमजोरी रही। इंडसइंड बैंक, सन फार्मा, सिप्ला, आइशर, एमएनएम, अदानी पोर्ट्स, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, ये सारे स्टॉक्स भी आपको फिसलते हुए दिखे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आइए। बड़ा मूव सेल जिसकी अभी बात चल रही थी, 4.5% टॉप गेनर था वायदा कारोबार का। जी एंटरटेनमेंट में आज एक मूव आई है। आईओसी अच्छा दिख रहा था। पॉलीकैब लगातार 2-3 दिनों से बाउंस बैक के मूड में है। साथ ही नैल्को, गुजरात गैस, हिंदुस्तान कॉपर बैनलिस्ट का स्टॉक है बट अच्छी मूव आई है। आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट दोनों ही बजिंग थे। मनापुरम, एस्कॉट्स, जेएसपीएल, पेट्रोनेट, चोला, पेज इंडस्ट्रीज में आज अच्छा खासा ब्रेकआउट है। इस पर भी कल रखिएगा नजर। और एनएमडीसी में भी आपने मूव अच्छी देखी है। वोडाफोन 5% का कट, वायदा कारोबार का टॉप लूजर रहा। ओबरॉय रियल्टी, औरो फार्मा, सिंजीन, फेडरल बैंक नंबर्स के बाद थोड़ा कमजोर रहा है। ग्लेनमार्क, इन्फोएज, एचडीएफसी एमसी, डॉक्टर लाल, डीएलएफ, पीएफसी, भारत फोर्ज, यहाँ पर भी कमजोरी दिखी है। केपी ग्लोबल स्टार था आज ब्रॉडर मार्केट्स का, 20% का अपर सर्किट। पीएनसी इंफ्रा में आपने अच्छी मूव देखी है। जिंदल 100 नंबर्स के बाद एक्टिव था। मैग्मा इंडिया नंबर्स के बाद ये काउंटर थोड़ा आपको फिसलते हुए दिखा। बट अनिल जी, आज अच्छी तेजी, अच्छी शुरुआत के बाद आज थोड़ी मुनाफा वसूली के साथ बाजार बंद रहे, बट 22,000 के ऊपर निफ्टी, 48,100 के ऊपर बैंक निफ्टी। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, नो इश्यूज। बट ठीक है, थोड़ा यूएस फ्यूचर वगैरह कम है नीचे, तो उस वजह से हमारी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई, आनी भी चाहिए, कहीं ना कहीं तो आएगी। 3 दिनों तक लगातार रिकॉर्ड हाई बनने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आती दिखी। नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। हाँ, टू मतलब 200 और TO भी दोनों ही। नॉट टू वरी, नॉट टू वरी, दोनों। बिल्कुल न तो चिंता करने की जरूरत है, न ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, बिल्कुल निश्चिंत है। 22,032 ये है आज का क्लोजिंग लेवल। 65 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी पर 73,128, 198, 199 पॉइंट पर बंद होता हुआ नीचे सेंसेक्स और निफ्टी बैंक 33 अंक नीचे 48,125 पर बंद होता हुआ दिख रहा है। 170 अंकों का नुकसान दिखेगा आपको मिड कैप इंडेक्स में, और 75 अंक नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स, और 177 अंक नीचे आपको डाउ फ्यूचर्स, तो 120 अंक नीचे नेस्डेक फ्यूचर्स आपको देखने को मिलेंगे। आज बढ़ने वाले शेयर रहे कम, कमजोर शेयर रहे ज़्यादा, लेकिन ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन भारतीय बाजारों का आपके लिए आज का आता हुआ दिख रहा है। विदा लेने का वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। चोपड़ा साहब के पूरी भरी सर्दियों में भरी गर्मी वाली समर स्पेशल, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद चोपड़ा साहब। आपको मज़ा आ गया? मतलब आज जो समर स्पेशल आपने दिया ना, वो कैसा आपने मौसम बदल दिया है ना। कौन से रियलिटी शो में आता है ना मौसम बदल दिया? हाँ आता है किसी में, बंसल जी बताएंगे ये शाम को, कौन वही देखते हैं। बंसल जी किस में आता है ना मौसम बदल दिया? अनिल जी मैं एकदम से रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा। आप तो अनिल जी एकदम से सवाल पूछ लेते हो। तो सवाल मतलब क्या नोटिस दूंगा? अच्छा कल सुबह पूछूं? नहीं कल सुबह पूछूं, अभी जो मन में आ रहा है क्या, मतलब कैसे एकदम से क्या होता है? अनिल जी मैं आजकल OTT देखता हूँ, वो टीवी बंद कर दिया अनिल जी, और OTT भी मेरा सिलेक्टिव होता है। वो मतलब कि अमेरिकन वाला जो हिंदी में डबिंग जिसकी अवेलेबल होती है। so innocent, so honest। अच्छा इंडियन आइडल देख के बताइएगा, इसमें आता है क्या वो मौसम बदल दिया आपने? मौसम बदल दिया आपने, तो मौसम ही बदल दिया है ऐसा चेक करें। हाँ कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस होती है उसमें, सभी जज लोग बोलते हैं, सबके अपने अपने डायलॉग होते हैं ना, फिर हिट हो जाते हैं। जरा चेक करके बताइए, किसी को पता है तो कंफर्म कर सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं। कल आज के लिए बंसल जी का ये होमवर्क है, कल सुबह आकर बंसल जी हमें ये बताएंगे, और चूंकि बंसल जी को तो बताना ही है, बाकी सब लोग भी चेक करके आएंगे कि बंसल जी सही बता रहे हैं या गलत। तो ऐसा बंसल जी भी लेफ्ट आउट फील न करेंगे, होमवर्क मुझे ही मिला है। ठीक है, ओके चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग महानुभावों का। कल सुबह आप सबसे होगी मुलाकात, मुझे दीप को दीजिए इजाजत।